मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाना ढूंढते हैं सत्ताधीश लोग। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। जिनका पढ़ने से नाता नहीं था, कोई जेसीबी चला रहा था, कोई ट्रक चला रहा था, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया। मैंने क्योंकि वो दर्द झेला है बचपन से कि हमारे गांव के 12 लोग उस दौरान गाड़ी में एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, जिसमें मेरे फादर खुद थे। गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई किया और कई लोगों से पत्थर फेंकवा दिए। पत्थरबाजी हुई। टंकी पे क्यों चढ़ना पड़ा था आपको? रात को 1-1:30 बजे तकरीबन जेसीबी आती है और हमारे चारों तरफ खोद के चली जाती है। चाल ये थी कि एक को बाहर करके एक को अंदर करके इनके बीच में मतभेद पैदा कर दें। SIT भगवान तो है नहीं। 10 मार्च को त्रिवेंद्र राव जी इस्तीफा देते हैं 2-3 बजे और शाम को 7 बजे रिजल्ट निकलता है। आयोग अगर स्वतंत्र बॉडी है, अगर स्वतंत्र संस्था है, तो सरकार की छवि बॉबी पवार धूमिल कर रहा, तो इसको आयोग से क्या मतलब है? इन्होंने जानबूझ के वन दरोगा की परीक्षा NSCIT से करवाई। शांति भंग तो इनके जेब में रखी रहती है। जब मर्जी जिस पे लगा दो, फेंक के मारते हैं और सीधे जेल में। और मैं तो कह रहा हूँ कि प्रदेश भर में कई ऐसे SDM, कई ऐसे DSP है जो गलत तरीके से PCS। देखिए, प्रदेशवासी जानना चाहते हैं कि बॉबी पवार शादी कब कर रहे हैं? देखिए, शादी का तो ऐसा है कि देखो, ऊपर वाला जब जन्म देता है ना, नहीं तो और प्रदेशों में CBI जांच हुई है क्या? 6-7 साल लग गए वहाँ। आपको लात घुसे भी मारे गए। गलत तरीके से जो लाठियां चलाई जा रही थी, उसके तैरते हुए वीडियो बता रहे हैं कि किस प्रकार का इनका लिखकर अखबार बिकते थे। अब बिककर अखबार लिखते हैं। अगर भुवन कापड़ी जी ने उठाई तो पूरे प्रदेश में चर्चे हैं, युवाओं के जुबान पर चर्चे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। उत्तरकाशी में जाकर कह रहे हैं कि ये सील गड्ढों में जाकर टूट गई है। तो आपको कभी मतलब ऐसा डर लगता है कि मतलब जान का या फिर ऐसा कुछ? तो मैं देहरादून से मोहाली IPL देखने सिर्फ इसलिए गया, धोनी को देखने गया। द्वारा आप पे भी प्रत्यारोप लगाए गए कि आप कौन है, बॉबी पवार कौन है, बेरोजगार संघ कौन है, किसने बनाया उसे? पैसे ऑफर होते हैं आपको कई बार। भविष्य में राजनीति में आने का विचार है क्या? यहाँ के लोग उस धौंस के कारण डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। बात खत्म। भू कानून की जरूरत भी नहीं है, वही कानून बन जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट है और ये हर बुधवार को Spotify और YouTube पे आपको सुनने को मिलेगा। आज हमारे बीच मौजूद हैं वो व्यक्ति जिनसे उत्तराखंड का हर एक युवा प्रेरणा लेता है और अपना हीरो मानता है, जिनके एक बयान से सिस्टम, शासन, प्रशासन, सरकारें हिल जाती हैं और जिन्होंने उत्तराखंड में पल रहे नकल माफिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष वो युवा नेता बॉबी भाई। बॉबी भाई, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत में। बहुत धन्यवाद आपका। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया है। कैसा चल रहा है सब कुछ? चल ही रहा है, देखो सिस्टम की मार झेल रहे हैं। हाँ। बेरोजगारों की जो पीड़ा है उसको आगे रख रहे हैं, बाकी संघर्ष कर रहे हैं अपना धरना स्थल पर बैठकर। आजकल धरना स्थल वहीं एकता विहार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और साथी कौन कौन है आपके साथ? पूरे साथी हैं आजकल? साथी सभी हैं, बाकी जो लोग वहाँ बैठे हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। अपनी मतलब एक जो लड़ाई का जो वो है वो जारी है। तो आजकल जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है वो किस चीज़ को टारगेट कर रहा है? उनका मतलब क्या अभी करंट में, वर्तमान में उनका मुद्दा क्या है सबसे बड़ा अभी? तो देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा परीक्षाओं में जो हो रहा भ्रष्टाचार था, सारी उस पर नकेल कसना है, उसको रोकना है। अब लंबे समय से ये चल रहा था, हमें तो 5-6 साल पहले ये पता चल चुका था कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं परीक्षाओं में हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। परंतु कोई मानने को तैयार नहीं था, छात्र मानने को तैयार नहीं थे, अभिभावक मानने को तैयार नहीं थे। परंतु हमारे निरंतर संघर्ष ने, जो हमारे साथी है, हमारी जो टीम है, उन्होंने जब निरंतरता बनाए रखी इस संघर्ष में और कुछ चीज़ें निकाली है वहाँ से, कुछ हमारे नौजवानों के सामने भी रखा है, हमारे जो अभिभावक हैं उनके सामने भी रखा है कि किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा था। तो आज मुझे लगता है कि आज प्रदेश भर के अंदर दूर गांव तक सभी लोगों को, सभी अभिभावकों को ये ज्ञात हो चुका है कि जिन बच्चों को पढ़ाने में वो लाखों खर्च कर रहे थे, उनके भविष्य को बेचा जा रहा था। तो हम लोगों ने वही आज उनके सामने परिणाम दिए। आज उत्तराखंड के गांव से, गली से लोग जुड़े हैं और उनकी एक आस है कि कब उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार जो पल रहा था, तो इसको तोड़ने के लिए देखिए राज्य जो जांच एजेंसियां, उन्होंने तो काफ़ी कोशिशें कर ली है, परंतु उत्तराखंड बनने से अभी तक
मुझे लगता है कि जब भी राज्य की जांच एजेंसियां जो गठित हुई है, जब उसमें बड़े अधिकारियों के नाम या बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं, तब वो जांच ठप पड़ने लगती है। तो अब सबको यही उम्मीद है, सबकी यही आश है कि कब यहाँ पर सीबीआई आए और सीबीआई जो माननीय उच्च न्यायालय उनकी निगरानी में वो जांच करे, तब जाके कुछ हो पाएगा। सीबीआई जांच की भी आगे बात करेंगे, और जो आप अभी कदम उठा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन मैं सबसे पहले मेरी जानने की ये इच्छा थी कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये स्टार्ट कैसे हुई? आप तो एक बीएड के स्टूडेंट थे, वो धीरे धीरे कैसे वो सब आपने इस लड़ाई में कैसे कूदे आप? मतलब कि आप तो शायद से बीएड करते थे। देखिए, हम भी एक साधारण से परिवार से हैं, पहाड़ के परिवार, आप पहाड़ में रहने वाले जौनसार का हूँ मैं। और एक सिंपल से परिवार से बचपन में हमने भी 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर पैदल जाकर स्कूल के जो बस्ते का भार है वो ढोया है जी। जाते हुए 3-4 किलोमीटर, वापस आते हुए 3-4 किलोमीटर चढ़ाई भी थी। बचपन से गाँव में रहे? बचपन से गाँव में। लाखा मंडल सही? बिल्कुल। मेरा जो स्कूलिंग हुई है बचपन में, मेरा डामठा में एक जगह पड़ती है, एलकेजी से 3rd तक वहाँ हमारी स्कूलिंग हुई है। वो इसलिए कि वहाँ हमारे चाचा जी साथ रहते थे, तब वो पढ़ते थे इंटर कॉलेज में, मैं उनके साथ था जी। उसके बाद मेरा सरस्वती शिशु मंदिर 4th और 5th में हुआ लाखा मंडल में। सरस्वती शिशु मंदिर अच्छा स्कूल है, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ। अच्छे संस्कार मिलते हैं वहाँ से। बिल्कुल। तो 4th और 5वीं की जो शिक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर लाखा मंडल से हुई। तो वहाँ हम अप डाउन करते थे गाँव से और लाखा मंडल। वो बचपन में पूरा बस्ता, जितना भी बस्ते का भार होता था, शुरू में तो किताबें भी बहुत भार होता था बचपन में, तो सारा वो ढोया हमने। उसके बाद 6th से 8th तक की मेरी पढ़ाई मानथात एक जगह पड़ती है हमारे यहाँ, वो तकरीबन पैदल अगर लगाया जाए तो हमारे गांव से खड़ी चढ़ाई, गांव से चढ़ाई शुरू हो जाती है और स्कूल तक तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो हम बस्ता ढोके 6 से 3 साल, मतलब 6 से 8 तक। अच्छा। उस चढ़ाई को डेली नापते रहे। ये संघर्ष था। अच्छा। उसके बाद फिर 9th से 12th तक का लाखा मंडल में मेरा पूरा पढ़ाई का वो हुआ, तो लाखा मंडल में 9th से 12th तक कमरा लेके रहने लगे। अच्छा। तो अकेले रहते थे आप? नहीं, लाखा मंडल में जब 9th से 12th तक थे तो मदर फादर थे। अच्छा। रहते थे, और भाई बहन भी थे, तो सभी रहते थे। तो उसके बाद ही मेरा पासिंग आउट 2014 में हुआ, और 2014 में मेरे एग्ज़ाम मार्च में होने थे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 12वीं के बोर्ड। हाँ, उससे पहले जनवरी में हमारे परिवार के साथ क्या हमारे गांव में एक ऐसी घटना घटी कि हमारे गांव के 12 लोग उस दौरान गाड़ी में एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, जिसमें मेरे फादर खुद थे। अच्छा। जनवरी में उनका एक्सीडेंट हुआ 2 तारीख को, और उसके बाद मार्च में मेरे पेपर थे। तो उन घटनाओं को झेलते हुए कुछ किसी माध्यम से वो पेपर भी हमने दिए, और उसके बाद वहाँ से पासिंग आउट हुए। तो मकसद ये था कि अब जो परिवार के लालन पालन वाले थे, जो गार्जियन थे, वो ऐसी दुर्घटना में उनके हमारे यहाँ से चले गए, मतलब तो हम मैं बड़ा हूँ घर का। अच्छा। मेरे ऊपर सारा जिम्मा आ गया। तो उसके बाद हमारी एक ही मकसद था कि देहरादून जाके कुछ पढ़ाई करें और छोटी मोटी नौकरी जो भी शुरू में लगती है जी, और कम से कम अपने परिवार को संभालें। परिवार में बड़ा हूँ, जिम्मेदारियाँ थी जी। बिल्कुल। तो उसके बाद आया, तो आते ही मैंने कोचिंग लेना शुरू की, एडमिशन डीएवी महाविद्यालय में डाला बीए में। तो उसके बाद मुझे जब लगा कि यहाँ पर जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है, शहर के खर्चे हैं, गांव से आया हुआ लड़का, तो मैंने प्राइवेट जॉब जो है गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई किया, और मुझे विकासनगर भेजा गया था। गुरु राम राय स्कूल के जो है, अच्छा, इनके जो वो स्कूल चलते हैं, इन्होंने महेंद्र इंद्रेश्वर इनके, हाँ, विकासनगर के लिए मुझे भेजा। अब मैं उस समय 18 भी नहीं हुआ था। अच्छा। इंटर करके जब मैं आया था, 18 साल का भी नहीं था। तो मैं वहाँ चले गया। उनका स्कूल वहाँ जंगल में है। अगर आप विकासनगर गए होंगे तो चाय बागवान वाले रास्ते में एक स्कूल गुरु राम राय, हाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा। अब दिन का तो ठीक था, उन्होंने कहा रात को भी रहना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं उस समय छोटा था, 18 साल भी नहीं हुआ था, तो मुझे वो लगा कि यार रात को कैसे रहूँगा, डर सताने लगा वो चीज़ें। तो वहाँ से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे दिन और रात दोनों की, हाँ, वो दिन और रात रहने के लिए वहीं दे रहे थे, और सोचा कि उसके साथ पढ़ लूँ। तो फिर चाचा जी वगैरह ने, मामा जी वगैरह ने कहा कि अभी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ लो जी, जो भी होगा फिर हम हाथ बटाएंगे, हम इस प्रकार से सहयोग करेंगे। तो मैंने वहाँ से जाके अपना कोचिंग शुरू कर दिया। अच्छा। कॉलेज था, कोचिंग था, बस वही सुबह से UKSSC की कोचिंग। हाँ, UKSSC की कोचिंग। हाँ। तो उसके बाद मैं ये कहूँ आपको कि जब मेरा BA सेकेंड ईयर चल रहा था, तो उस दौरान रोजगार जो मेले लगते हैं जी, जिस प्रकार से जो सेवाजन कार्यालय में रोजगार मेले लगते हैं, तो
ऐसा ही एक हमारा जो कालसी में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो पड़ता है, हाँ हाँ वहाँ भी मेला था, पूरे उत्तराखंड के सेवाजन कार्यालयों में था। जी हाँ, वो होते ही रहते हैं। होते रहते हैं। कंपनी थी अशोका लीलैंड, अच्छा अच्छा, अशोका लीलैंड यूएसए की कंपनी है जो बड़े ट्रक बनाती है। जी जी, देखा होगा आपने, हाँ जो हाँ हाँ फौजियों के जी वगैरह जी, ना। यूएस नगर में उसकी बड़ी हाँ, फैक्ट्री तो भी है। कालसी से हमारा 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अच्छा उसके बाद इंटरव्यू के लिए बिरला कैंपस श्रीनगर में बुलाया गया। जी, श्रीनगर में बुलाने के बाद वो है कि वहाँ से हम 5 में से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अच्छा अच्छा 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो और भी उत्तराखंड से जगह जगह से लोग थे। जी, तो उसके बाद जब मेडिकल के लिए हल्द्वानी बुलाया गया, हल्द्वानी में मेडिकल वगैरह हुआ, फिर रुद्रपुर ज्वाइन करना है जहाँ पे उनकी कंपनी है। हम गए तो उन्होंने वहाँ पर बॉन्ड जो कर रहे थे 4 जी, साल हाँ बॉन्ड, अच्छा 4 साल उनका bond वो था कि आप 4 साल तक नौकरी भी करोगे और आपको 4 साल बाद हम डिप्लोमा भी देंगे मैन्युफैक्चरिंग का हाँ हाँ, साथ में। पर उनका ये एक समस्या ये थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर रहे थे। अच्छा, अब सर पर आगे भर्तियां थी। उस दौरान 2015 में 15-16 में उस दौरान 62,000 पैरामिलिट्री फोर्स की जो भर्ती निकली थी, हाँ हाँ हाँ, वो भी हमने भरा था। अच्छा सेंटर में जो थी। तो उसका 2-3 महीने बाद फिजिकल था, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर वहाँ जमा होते तो मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। एक दिन नौकरी की अशोका लीलैंड में, हाँ, और उसके बाद वापस फिर घर आ गए अच्छा, और अपनी तैयारी में जुट गए। तो यही हुआ संघर्ष आगे। जो हमारा पैरामिलिट्री का था उसमें दिए, उसमें रेस में भाग हो गए थे। अच्छा, और उसके बाद हम ग्रुप सी की जो लगातार तैयारी कर रहे थे उसमें दिया। हमने जब सीजपाल का पेपर दिया तो 2016 2016 या 17 में ऐसा था। हाँ। तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई ऐसे परिचित थे, कोई जो जिनका पढ़ने से नाता नहीं था, कोई अच्छा। जेसीबी चला रहा था, कोई ट्रक चला रहा था। अच्छा ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो हमने बातें तो सुनी थी कि ऐसा चल रहा है, पेपर बिक रहे हैं। तो हमें बिल्कुल पूरा जो हमारा शक था वो हमारे उसमें बदल गया कि हाँ हुआ है, में बदल गया, यकीनी हो गया। तो उसके बाद जो हुई चीज़ें, उसके बाद हमने बीएड भी किया आगे, बीएड भी कर लेते हैं। परंतु जो चीज़ें हुई है, मैंने क्योंकि वो दर्द झेला है बचपन से, कैसा संघर्ष है, स्कूल में पैदल जाना, पैदल आना और सारी चीज़ें, कि तो वो झेला था। तो हम इस दर्द को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि आज दुनिया में हो क्या रहा है कि किसी पे जो है हम क्या कहेंगे उसको, कि जिस प्रकार से एक शब्द आएगा उसके लिए, कि किसी पर कोई जैसे बीतती है बीतती है। हाँ हाँ, नहीं कोई शोषण करता है, अच्छा। या कोई इस प्रकार के वो करता है, तो लोग अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। अच्छा, लोग अपने आप Victim को बना लेते हैं। बिल्कुल पीछे कर लेते हैं कि नहीं ठीक है, अगर ऐसा हो रहा था तो हम पीछे हट जाते हैं। अच्छा, परंतु हमारे खून में वो नहीं है। अगर गलत होते हुए दिख रहा है, अगर गलत हुआ है और हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है, तो इसके लिए हमने कुछ कैंपेन सोशल मीडिया पे शुरू किया था 2017 के लास्ट में। अच्छा, तो काफ़ी प्रदेश भर के युवा जो पढ़ने वाले थे वो फेसबुक पे एक्टिव थे, और तमाम चीज़ें उन्होंने देखी, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। उसके बाद एक कॉल होता है कि 10 फरवरी के आसपास एक बड़ी कॉल होती है कि आप गांधी पार्क देहरादून में आइए, अच्छा, और इन जो चीज़ें हैं इन पर जो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तमाम लोग आते हैं, जो भी ये गलत बिल्कुल, घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुमाऊं से लेकर, और उस दौरान तो सिर्फ इसलिए कॉल होती है कि वैकेंसी नहीं निकल रही थी। अच्छा, तो हम जाते हैं, सब लोग आते हैं, कुमाऊं से भी लोग आते हैं, गढ़वाल से भी आते हैं, देहरादून के तकरीबन 250-300 लोग गांधी पार्क में इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर बात चलती है कि ये कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो ऐसे सरकारों के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर सके। वहीं संगठन का निर्माण हुआ। उस दौरान सब बैठे हुए थे, तो हमारे कई साथी थे, उन्होंने कहा कि आप नेतृत्व करिए, आपको हम अध्यक्ष बनाते हैं। अच्छा, और हम तो उस दौरान वही 19-20 साल के थे। अच्छा, तो सबसे छोटा भी था। अच्छा, लोग बहुत नेतृत्व का उन्होंने क्या पता, जो हमारे सीनियर थे जो आज बड़ी अच्छे पोस्टों पर गए हुए हैं, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, उस संघर्ष के बाद जी, तो उन लोगों ने शायद क्या पता पहचान लिया होगा कि नेतृत्व कर सकता है। 19-20 तो बड़ी यंग एज होती है, बिल्कुल, संभलना भी शुरू नहीं होता है बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी, मैंने भी अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि हम बखूबी इस चीज़ को निभा सके, और निभाया भी। जी,
उसके बाद 26 मार्च 2018 को मेरे अध्यक्षता में पहली रैली होती है, देहरादून सचिवालय में। कूच होता है अच्छा, देहरादून। सचिवालय कूच, बिल्कुल। हाँ, हाँ। उसमें तकरीबन 5-6 हज़ार लोग एकत्रित होते हैं और सचिवालय के लिए ये कूच सचिवालय कूच किस बारे में था? वैकेंसी ये निकालने वैकेंसी निकालने के अच्छा, लिए ठीक। था 26 मार्च 2018। अच्छा अच्छा, ठीक। अब संयोग देखिए यहाँ पर 26 मार्च 2018 को मेरा बीएड का प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर का फंस जाता है अच्छा। और 26 मार्च को ही डेट का अनाउंस होता है जो हमारी रैली की थी। अब एक ही काम हो सकता था, या तो प्रैक्टिकल छोड़ना था या रैली छोड़नी थी। जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी उन लोगों को और जिन लोगों को आह्वान किया था उनके लिए मेरा खड़ा होना 26 मार्च को ज़रूरी था जी। मुझे मजबूरी में प्रैक्टिकल छोड़ना पड़ा। अच्छा। प्रैक्टिकल छोड़ना पड़ा तो फिर रैली हुई। रैली में क्या हुआ कि जब सरकार के हाथ पांव फूले, इतनी भीड़ एकदम से कहाँ से आ गई। अच्छा। उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम के अंदर से ही कुछ लोगों ने वहाँ पर जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, वहाँ कई लोगों से पत्थर फेंकवा दिए। अच्छा। पत्थरबाजी हुई पहले ही रैली सालों में। पुराना पैतरा मैं वही है कह रहा हूँ, जो सरकारों का। मेरी अध्यक्षता में पहली रैली हुई उसमें पत्थरबाजी हुई सचिवालय में। फिर उनको लाठीचार्ज करने का मौका मिला, उन्होंने लाठीचार्ज करी। हमारे भी 6-7 लोग एडमिट हुए। अच्छा। और पुलिस के भी कुछ लोग एडमिट हुए। तो हम पे एफआईआर हुई, फिर हमने क्रॉस एफआईआर की, बहुत सारी चीज़ें चली। तो जब ये घटना हुई तो उसके बाद निरंतर हमारा लंबा आंदोलन चला और हम अंततः हम वैकेंसी निकालने में कामयाब रहे। अच्छा, 2018 में। बिल्कुल जी। फिर जब ये चीज़ें चलने लगी प्रदेश भर में कि संगठन बना है, संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी और तमाम और साथी हैं, तो प्रदेश भर से लोगों के फ़ोन कॉल आने लग गए अपनी समस्याओं को लेकर, जो छात्रों की समस्याएं थी। अच्छा, बेरोजगार संगठन के सबसे पहले मेंबर्स में आप लोग ही थे? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कोई युवाओं इससे के पहले बेरोजगार संगठन चलते थे। हाँ। परंतु वो कोई बेरोजगार संगठन, कोई महासंघ इस तरीके से चलते थे, परंतु पर्टिकुलर कोई ऐसा वो नहीं था कि जिससे हम ये कह सकें कि रेगुलरिटी उसमें जो काम कर सके। तो हमने काम करना शुरू किया। प्रदेश भर से जो फ़ोन कॉल आते थे, अब उन्हें भी सुनना था, लोगों ने जो जिम्मेदारी दी थी उसे निभाना था। अब हम पढ़ते या फिर फ़ोन कॉल उठाते, पढ़ते फ़ोन कॉल उठाते, तो वो चीज़ें हुई तो बहुत फ़ोन आने लगे। तो हमारा तो ये हो गया कि एक तरह से पढ़ाई दूर तक छूटने लगी। अब पढ़ाई से कहाँ वो होना था, लड़ते गए तो कुछ चीज़ें हाथ लगी, जिस प्रकार से जो पेपर कुछ पता लगा कि कहाँ से पेपर आउट आ रहे हैं। अच्छा। कौन आउट करवा रहे हैं, ये कैसे जो पता माफिया लगता आपको? जो माफिया आज जेलों के अंदर है उनको उनके बारे में अच्छा। हमें काफ़ी सालों पहले पता चल चुका था कि कौन कहाँ पर पेपर लीक करवा रहे हैं। परंतु वो कोई भी कसर ऐसी नहीं छोड़ रहे थे कि मतलब उनको पकड़ा जा सके। अच्छा, सातिर। बिल्कुल। तो हमने जब शुरुआत की तो शुरुआती में तो कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु जब लगे रहे, कई लोग हमारे साथ जुड़े, कई लोग जो जुड़े थे जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई संगठन को आगे बढ़ाने में, वो लोग अपना सड़कों पर संघर्ष किए, उसके बाद कमरे में रहकर संघर्ष किए और आज वो कई अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और तमाम कुछ लोग ऐसे हैं जो तब से लेकर अब तक संघर्ष कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितना राम कंडवाल जी कब जुड़े आपके? देखिए, राम कंडवाल जी हमारे साथ अभी हाल ही में जो वीडियो का जो प्रकरण हुआ 2021 वाला, बिल्कुल उस दौरान जुड़े। राम कंडवाल जी एक्टिव 2019-20 में हो गए थे। अच्छा अच्छा। हुआ क्या कि हमारा देखो, हमारा एक सीधा सिद्धांत था कि अगर कहीं परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि एक भी नकल करने वाला अंदर ना जाए। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई 2020 में, 16 फरवरी 2020 को भर्ती हुई। काफी बड़ी भर्ती थी। बिल्कुल काफी बड़ी, 1218 पद थे। इतने पद कभी आए नहीं थे उत्तराखंड में। बिल्कुल आए नहीं थे। और पहली बार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई थी। पहले वो ऐसे ही लगाते थे डीएफओ के माध्यम से इस तरीके। तो पहली बार आई तो उसमें गड़बड़ियों के चांस बढ़ने थे और गड़बड़ियाँ हुई, दबा के गड़बड़ियाँ हुई। रिजल्ट नहीं निकला। पहले जो पेपर हुआ उस दौरान जो फ़ोन अंदर गए, ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई गई, तमाम चीज़ें हैं। उस समय हरिद्वार जिले में ब्लूटूथ के जरिए हुई। बिल्कुल। हाँ। तो वो चीज़ें जब सामने आई तो हमने फिर से शंख फूका कि आओ अपने लिए लड़ो। सब आए, बड़ी रैली हुई, बड़ा आंदोलन हुआ। उस दौरान हमने करी सब कुछ जो संघर्ष था। उस दौरान हमें मजबूरी में, जब सरकार बात नहीं सुन रही थी, तो टंकी पे चढ़ना पड़ा। हाँ, उस दौरान मैं उस टाइम में देखा था आपका वीडियो। सबसे पहले मैंने आपके बारे में उसी टाइम पे सुना था कि 2 युवा हैं, प्रकाश पंत जी और बॉबी पंवार, ये मांगों को लेकर, हाँ, पीसी पंत जी, और ये देहरादून में टंकी पे चढ़ गए हैं।
तो उस टाइम पे ही मैंने पहली बार आपका सुना था, तो फिर मेरे को हुआ था कि चलो कोई कुछ करा। तो उस टंकी पे क्यों चढ़ना पड़ा था आपको? देखिए क्या हुआ कि जो धरना स्थल था, हम्म, जो शहर के बीच में परेड ग्राउंड में धरना स्थल था, इन लोगों ने क्या करा कि छात्र अपनी आवाज़ ना उठा पाए, वो धरना स्थल शिफ्ट कर रहे थे एकता विहार में, जहाँ आज बना दिया है। त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने, हम रात को, हमारा आंदोलन चल रहा, धरना स्थल पर सो रखे थे। रात को 1-1:30 बजे तकरीबन जेसीबी आती है और हमारे चारों तरफ खोद के चली जाती है। चारों तरफ खोद? बिल्कुल। अच्छा। तो मतलब संकेत ये देना चाहते थे अब तुम्हें आंदोलन नहीं करने देंगे, बैठने नहीं देंगे, क्योंकि छात्रों का आंदोलन था और लंबा समय एक हो गया था। अच्छा, कितना थे? मतलब 1-1.5 महीने से चल रहा था। अच्छा। तो हुआ क्या कि हम तो लास्ट तक वहाँ पर लड़े, परंतु जब हमें लगा कि इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं और हमें लगा कि सरकार की ओर से कोई ऐसे इशारे हैं कि इनको लाठीचार्ज करके इनको इतना वो कर दिया जाए कि जिससे ये इनका आंदोलन भी टूट जाए और सब ये उनका, तो हमें मजबूरी में हम टंकी पे चढ़े। टंकी पे चढ़े तो फिर 12 घंटे टंकी पे रहे, सुबह 9:30 से रात को 9:30 तक। मीडिया में भी उसके बाद ही ज़्यादातर दिखाया गया आपको? नहीं तो मीडिया भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे मीडिया ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद रात को उतारा, रात भर थाने में रहे। अच्छा, रात भर थाने में रहे। थाने में आप पे क्या चार्जेस लेके गए कि क्या क्या मुकदमे लगा के? मुकदमे उस दौरान लगे, आत्महत्या का लगा 399 जो है, और सारी चीजें, शांति भंग का और सारा जो भी बहुत सारे मुकदमे लगाए। जो रात भर मिल थाने, सकते हैं बिल्कुल रात भर थाने में लगाए। और अपना दूसरे दिन 11 बजे तकरीबन मुझे तो वहाँ पर छोड़ दिया गया था, पीसी पंत को जेल ले गए थे। अच्छा जी। और ये इनकी चाल ये थी कि एक को बाहर करके एक को अंदर करके इनके बीच में मतभेद पैदा कर देंगे और कहेंगे कि देखिए, मतलब तोड़ने की जो समीकरण, बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप कि अपना मुंह खोल दिया। अंदर गए, हम बाहर रहे, हम लोगों ने सबने मिलकर कोशिश की कि कैसे बाहर निकाला जाए। काफ़ी साथियों ने जो जमानत में सहयोग करा और आगे जाकर जमानत भी करवाई। होली का टाइम था तो 4-5 दिन लग गए थे जी। और इस दौरान जब पंत जी को जेल ले गए और हम वहाँ बैठे हुए थे तो हमने पूरा सहयोग वहाँ पर बैठे लोगों के साथ अपना दिया और उस दौरान हमें एकता विहार में शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा। तो वो लड़ाई, फिर हम पंत की जमानत लेके फिर आते हैं। फिर उस दौरान फिर कोविड का जो चलता है, कोविड आ जाता है मार्च में, उसी टाइम 24-25 मार्च में जो लॉकडाउन का होता है, तब हम अपना मुख्य सचिव से मिलकर हम भी ये कहते हैं कि देश हित में हम भी माननीय मोदी जी के साथ हैं, हम अपना आंदोलन तब तक स्थगित करते हैं जब तक कोविड का प्रभाव रहेगा। तो उस दौरान वो हो जाता है। पर आप देखिए कि फॉरेस्ट गार्ड में जो चल रहा था, उसके बाद एसआईटी ने क्या चल रहा था उसमें, थोड़ा डिटेल मैं बताता हूँ। उस दौरान जो जांच करी एसआईटी ने ये लिख दिया कि अधिकतम 57 बच्चे ब्लूटूथ के जरिए नकल कर रहे थे। अच्छा, बाहर से कोई उनको एसआईटी भगवान तो है नहीं जो आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि 57 अधिकतम है। अच्छा। हाँ, आपने अगर 57 चिन्हित किए हैं तो आप ये कह सकते थे हम 57 लोगों को चिन्हित कर पाए हैं और आगे और भी संख्या हो सकती है, जो कि एक, मैं समझता हूँ कि यही एक भाषा उसमें एसआईटी रिपोर्ट में होनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने कहा अधिकतम लोग 57 हैं। अच्छा। आयोग में भी तब बडोनी जी और एस राजू जी थे और एसआईटी ने भी यही कहा। उन 57 में से भी क्या हुआ कि 47 लोग चिन्हित हो गए, 10 का पता नहीं है कौन है। अच्छा। तो जब आप लोगों को ये पता था कि 57 लोग थे तो उन 57 के नाम भी पता होंगे आपको। क्या किसी के दबाव में वो नाम छुपाए गए? ये अभी तक बाहर नहीं आज तक पता नहीं है। अच्छा। 47 लोगों का आपने कर दिया, ठीक है। उन 47 में से भी 9 लोगों को ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। अच्छा, ज्वाइनिंग होने वाली है उनकी? ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। मजे की बात ये है, अभी 2 महीने पहले उनको ज्वाइनिंग के लिए डीबी के लिए उनकी डेट निकाली। हम आयोग गए, हमने आयोग के सामने चीजें रखी कि जब ये पुष्टि हो चुकी है कि ब्लूटूथ से नकल कर रहे थे, किस बात की ज्वाइनिंग? आयोग हाई कोर्ट जाए, आयोग सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलनी चाहिए। जो आपका पहले से मकसद रहा, एक भी नकलची को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आयोग ने संवाद निकाला और उनकी डीबी को अभी रोका गया। अच्छा। और आयोग शायद कोर्ट की तरफ रुख करा है आयोग ने। पर अगर हम नहीं जाते तो उनको ज्वाइनिंग हो जानी थी। आयोग को इन लोगों को ज्वाइनिंग क्यों देनी पड़ रही है? देखिए, ये शासन के अंदर से, सरकार के अंदर से प्रेशर है। ये जो पूरा मकड़ जाल है ये बहुत बड़ा फैला हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि सचिवालय के अंदर इतना बड़ा मकड़ जाल फैला हुआ है जो इन लोगों को शय देता है, जो इन लोगों की चैन में जुड़ा हुआ है। हरीश रावत जी ने भी कहा था कि सचिवालय से ही पूरा तंत्र चल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती हुई, उसमें 2 अपर निजी सचिव जेल गए।
वीडियो प्रकरण में वो सचिवालय से गए। तो इसी बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। वीडियो जो है ये भी काफ़ी बड़ी उत्तराखंड की भर्ती मानी जाती है, ग्रुप सी की, और अधिकारी लेवल तक मैं एक बात बता दूं आपको, जब ये प्रकरण हुआ तो बाद में क्या हुआ, जब लंबा समय होता गया तो राम कंडवाल जी एक्टिव हो गए कि फॉरेस्ट गार्ड वाला, हाँ फॉरेस्ट गार्ड में कि बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा, बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए। देखिए उद्देश्य उनका भी सही था, हमारा भी सही था। हमने कहा कि कोई भी अंदर नकलची ना जा पाए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, 14 सेंटर चिन्हित करे जहाँ पर ब्लूटूथ के जो वो मिले और उन पर दोबारा एग्जाम करवा दिया, बाकियों को नहीं करवाया। हाँ। हो सकता था कि और जगह भी नकल हुई हो, परंतु इन्होंने नहीं करा, अपनी चलवाई। रिजल्ट उस दिन निकाला जिस दिन त्रिवेंद्र राव जी इस्तीफा देते हैं, 10 मार्च को। अच्छा, 10 मार्च को त्रिवेंद्र राव जी इस्तीफा देते हैं 2-3 बजे, और शाम को 7 बजे रिजल्ट निकलता है। चाल देखिए कितनी बड़ी है जी। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो टाइम होता है, राम कंडवाल जी जाते हैं कि ज्वाइनिंग दी जाए, तो उनका एक अलग गुट हो जाता है छात्रों को लेकर। अच्छा, उनके साथ सारे चयनित जो छात्र है वो जाते हैं। अच्छा। और हमें बहुत ट्रोल भी किया उस दौरान कि आप चाहते हैं कि रद्द गैंग वर्सेस ज्वाइनिंग गैंग है, ज्वाइनिंग गैंग है, और आप चाहते ही नहीं हो कि रोजगार मिले। देखिए हमारा उद्देश्य कभी गलत रहा नहीं। आप पे ये आरोप भी लगते रहते हैं कि आप अपनी राजनीति के लिए हर पेपर को रद्द करवाना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो हम कौन सा गलत कह रहे थे? हम तो कह रहे थे कोई भी एक ऐसा आदमी ना जाए जो गलत तरीके से हो। राम कंडवाल उनका नेतृत्व कर रहे थे तो ठीक है, राम कंडवाल भी अपनी जगह सही था, भाई ज्वाइनिंग दो, हम भी सही थे। परंतु अंततः वही हुआ कि उन्हें ज्वाइनिंग मिली। अच्छा, उन्हें ज्वाइनिंग मिली। और आज भी मतलब उस दौरान के भर्ती में आज भी 93 पद जो वेटिंग के रह रखे हैं उन्हें नहीं भरा जा रहा है। अच्छा, अगर आपको देना है तो इनको भी दो, इनका क्या कसूर है? तो फिर बातें आगे बढ़ती गई। जब फिर वीडियो भर्ती घोटाला हुआ और इतना बड़ा कांड हुआ, वीडियो की विज्ञप्ति कब आई थी? 2020 में आई। हाँ, 2020 दिसंबर में आई थी। हाँ। तो शायद राम कंडवाल को आभास हुआ कि हमने जो करा वो बहुत गलत है। अच्छा। कंडवाल जी आए कि यार पिछले, अगर उस समय हम संभल जाते, फॉरेस्ट गार्ड के समय, उस दौरान ही ढंग से संघर्ष कर लेते और गलत लोगों को वहाँ पर हम पकड़ लेते तो आज ये स्थिति ना होती। और हर बच्चे के जुबान पर ये बात आने लगी कि तब हम ये ऐसा कर लेते तो आज ये स्थिति ना आती, और हुआ भी वैसा ही। तो कंडवाल जी आए, देखिए, और हमें भी लगा कि देखो कुछ ऐसी घटना हुई है तो उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है, मन पर जो परिवर्तित हुआ है वो शायद ठीक है। तो हम साथ मिलकर फिर आगे वीडियो से साथ में लड़े। तो जो ये वीडियो की आई थी 2020 में, इसका विज्ञप्ति आई थी और शायद से 2021 दिसंबर में इसका पेपर हुआ था, तो उससे पहले ही आपको जेल में डाल दिया गया था। देखिए, पेपर से 2 दिन पहले आपको जेल में डाला और पेपर जैसे निपटा आपको जेल से निकाल दिया था यूके SSSC द्वारा, या फिर इससे पहले क्या होता है कि एक NSCIT जो एजेंसी है, NSCIT, हाँ, जो व्यापम घोटाला आपने सुना होगा मध्य प्रदेश, हाँ, उसमें वो उस एजेंसी ने करवाया था। अच्छा, वो तो काफी सबसे बड़ा भर्ती घोटाला माना जाता है। यूके SSC ने उसे हायर कर लिया। अच्छा, हमने जब आपका रिकॉर्ड अच्छा है, हायर कर लो। हमने जब आवाज उठाई कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो यहाँ के लाखों बच्चों का भविष्य बेचने के लिए तैयार बैठे हो। ये आपने शायद से जून जुलाई 2021 में उठाई थी। हमने ये आवाज उठाई और हमने आयोग को लेटर भेजा, हमने मीडिया में इसको प्रचारित और प्रसारित किया। जैसे ही हमने मीडिया में इसे लाया, जनता के सामने लाया, तो आयोग के द्वारा मुझे विधिक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि बॉबी पंवार भ्रम फैला रहे हैं और आयोग की छवि धूमिल कर रहे हैं। और ये शायद से यूपी में भी बैन थी, यहाँ तक कि सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आयोग अगर स्वतंत्र बॉडी है, अगर स्वतंत्र संस्था है, तो सरकार की छवि बॉबी पंवार धूमिल कर रहा है, तो इसको आयोग से क्या मतलब है? या फिर सरकार से क्या मतलब, या आयोग को सरकार से क्या मतलब है, सरकार को आयोग से क्या मतलब है? संवैधानिक बॉडी है। दाल में काल बहुत बड़ी थी। अच्छा, इन लोगों ने किन्होंने उनका टेंडर करवाया, कौन सांठ-गांठ में शामिल थे। अच्छा, तो ये जब चला तो मेरे खिलाफ विधिक नोटिस जारी हुआ, तो हमने उसका जवाब भी भेजा, परंतु उस जवाब के बाद कोई आयोग का कोई दूसरा जवाब वापस नहीं आया। ये तभी नवंबर दिसंबर 2021 की बात है कि उससे पहले की? ये मजे की बात है, मैंने जो आवाज उठाई थी कि वन दरोगा की परीक्षा इससे न करवाई जाए, सहायक लेखाकार की परीक्षा इस एजेंसी से न करवाई जाए। इन्होंने जानबूझ के वन दरोगा की परीक्षा NSCIT से करवाई, इन्होंने जानबूझ के सहायक लेखाकार की परीक्षा NSCIT से करवाई। NSCIT से जब करवाई तो सहायक लेखाकार में 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई, 600 नंबर का पेपर हुआ। उसमें से आज सहायक लेखाकार जो रद्द करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम तो पहले बोल रहे थे कि गलत एजेंसी है। आप तो पहले आवाज उठा, लेकिन कई लोग आपके खिलाफ थे कि खिलाफ थे ना, आप कैंसिल कराना चाह रहे हो। कई बार समय जवाब देता है लोगों को, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये कई बार हुआ है हमारे साथ।
हम मौन रहते हैं, हम इसलिए मौन रहते हैं कि आज नहीं तो कल समझ आएगी उसको, और हुआ है कई बार, समय ने करारा जवाब दिया है लोगों को। तो उस दौरान हुआ ये, और वन दरोगा में भी रद्द करना पड़ा। वन दरोगा को भी 18 शिफ्टों में कराया गया। 18 शिफ्टों में कराने की क्या जरूरत थी? 332 क्वेश्चन डिलीट हुए और 80,000 बच्चे थे कुल। 332, 1800 में से 332 क्वेश्चन डिलीट हुए। हाँ। और इसके बारे में एस राजू कहते हैं कि 1-2%, लेकिन ये तो मैंने एक दिन हिसाब निकाला तो ये 18-19% आ रहा था। मैं वही कह रहा ना, जब हमने पहले बोल दिया था तो शायद इतना पैसा बच जाता प्रदेश का जी, इतना पैसा कहीं और लगता, इन बच्चों का जो समय है वो बच जाता। तो ये इन्होंने जो नकारा इस चीज को, उसका खामियाजा भुगता है। इसका उन्होंने कारण क्या दिया था कि क्यों हम इसी एजेंसी से कराना चाह रहे हैं? उन्होंने कारण कुछ नहीं दिया। उन्होंने अच्छा। कहा ये बिल्कुल क्लीन चिट वाली एजेंसी है, बिल्कुल फेयर तरीके से पेपर करवाती है। उत्तराखंड में बाकी जगह क्लीन चिट नहीं वो है तो उसको। हमारे हाथ एविडेंस लग गए थे, एमपी वाले और यूपी वाले। अच्छा। हमने उस आधार पे आवाज उठाई थी, परंतु इन्होंने उस चीज को नकारा। जी। अब जब आप कह रहे हैं कि दिसंबर 4-5 को जो वीडियो का पेपर था, उस दौरान हमारा आंदोलन सहायक लेखाकार की परीक्षा को पुनर्परीक्षा करवाने के लिए हो रहा था। उसमें क्या दिक्कत है कि गूगल ट्रांसलेट से बिल्कुल गूगल ट्रांसलेट, मूल पेपर इंग्लिश में बनाया गया था और गूगल उसका गूगल ट्रांसलेट में अर्थ का अनर्थ हो गया। हाँ जी, कई सारे क्वेश्चन का, जैसे अकाउंट की भाषा में कैपिटल को पूंजी कहते हैं, पूंजी धन, और वहाँ कैपिटल में राजधानी आ रखा। अच्छा। वहाँ कुछ ऐसे शब्द बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 600 क्वेश्चन में से 400-450 क्वेश्चन ऐसे हुए। ये एक आयोग कर रहा है बिल्कुल एक आयोग कर रहा है, जिम्मेदार आयोग, जिसके उसमें लाखों बच्चों का भविष्य वो है लगा हुआ, पूरे राज्य के युवाओं का। तो उस दौरान हमारा ये आंदोलन चल रहा था गांधी पार्क के बाहर। हाँ। अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी 4 तारीख को देहरादून, 4 दिसंबर 2021 को देहरादून आना था। हाँ। अब हमारा आंदोलन चल रहा था, शायद प्रशासन को ये आभास हुआ कि बॉबी पंवार के लोग और बॉबी पंवार आंदोलन में बैठे हुए हैं, कहीं प्रधानमंत्री के आंदोलन में कुछ ऐसा ना करें, या कहीं ये संजोग हो सकता है माफियाओं के बीच, सफ़ेद पोशों के बीच, ये अगर बाहर रहा और इसे थोड़ी भी भनक लग गई तो मामला खुल जाएगा। तो मुझे 3 दिसंबर को जेल भेज दिया जाता है, सुद्धोवाला भेज दिया जाता है। किस बेसिस पे? बस उल्लंघन धारा 151 शांति भंग, और वो अच्छा शांति भंग, बस उसी टाइम पे। शांति भंग तो इनके जेब में रखी रहती है। अच्छा। जब मर्जी जिस पे लगा दो, फेंक के मारते हैं और सीधे जेल में। अच्छा। तो धारा 151 के तहत मुझे सुद्धोवाला भेजा गया। 3 तारीख को मैं सुद्धोवाला जेल रहा। 4 तारीख को दिन में मोदी जी का कार्यक्रम था जी, और 4 तारीख को शाम की शिफ्ट में 3 से 5 बजे की शिफ्ट में पहले से वीडियो परीक्षा पहली शिफ्ट का पेपर था जी। 4 को भी मैं जेल में रहा। 5 तारीख को आप ये मानिए कि 2 शिफ्टों में पेपर था, वो 3 शिफ्टें कुल मिलाकर हो गई। मेरी जमानत उस दिन हुई। अच्छा, तो पेपर होने हाँ, पेपर होने के बाद मेरी जमानत हुई। तो जब हम बाहर आए तो हमें क्या भनक लगनी थी, तो हमने कहा ठीक, जो भी चल रहा होगा ठीक था जी। हमने उसके बाद फिर से आंदोलन अपने शुरू कर दिए जो चल रहे थे। तो जब हुआ चीज़ें, तो उसके बाद ये मान के चलो कि जब रिजल्ट आता है 1 अप्रैल 2022 को, हाँ। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में पढ़ने वाले छात्र, हमारे जो मित्र लोग हैं, वो देखते हैं जो हमेशा ठीक ठाक रैंक में रहते थे उनका तो अंतिम में नाम है जी। फिर उसके बाद वो कुछ लोग जिनका अच्छे से तैयारी थी वो भी देख रहे हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, लास्ट तक पहुँचे, उनका नाम ही नहीं है। अच्छा। अब जैसे मेरे क्षेत्र में है या दूसरे के क्षेत्र में है, अगर मोरी वाले क्षेत्र की बात की जाए तो मोरी वाले हमारे बहुत मित्र हैं जी। वो पढ़ने वाले छात्र हैं, उन्होंने अपना देखा यार मेरा तो नाम नहीं है, पर उन्होंने देखा कि उनके गांव के प्रधान का भी नाम आ रखा है। अच्छा। उनके गांव के जिला पंचायत का भी नाम आ रखा है, क्षेत्र पंचायत का नाम है, प्रॉपर्टी डीलर का नाम है। तो उनके होश उड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या, मोरी क्षेत्र के लोग। बिल्कुल। हाँ। तो मामला वहां से संज्ञान में आया कि भाजपा के जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे थे उनका जब नाम आता और उनके गाँव के पढ़ने वाले लोगों का नाम नहीं आता तो मामला खुल गया जी। मतलब खुला नहीं था, ये पता लग गया कि कुछ दाल में काला है। हाँ, दाल में काला है। हाँ। मैं भी 4-5 दिन चुप रहा कि मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा था कि मैं इतना चिल्ला के इतने सालों से बोल रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, पर बच्चे हमें उल्टी गालियाँ दे रहे हैं, कई लोग फेक आईडी बना के हमें ट्रोल कर रहे हैं कि इनका काम ही है, ये राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हें रहने दो। फिर बच्चों के कंटिन्यू धड़ाधड़ 3-4 दिन बहुत फ़ोन कॉल आए, मैं वैसे पहले उठाए नहीं, पर लास्ट में फिर वही है कि
होता है ना, देखो दर्द तो हमने अगर झेला है तो उस दर्द को हम ही जान पाएंगे। आपने फर्स्ट हैंड झेला है वो दर्द। बिल्कुल। हाँ। 3-4 दिन बाद फिर मुझे लगा नहीं यार देखो गलत तो हो रहा है और अब हम पीछे हट जाएं तो ठीक नहीं। फिर हमने अपने आप को आगे लाया, फिर मैं लाइव आया और उस दौरान हमने चीज़ें रखी। उसके बाद प्रदेश भर से छात्रों के समर्थन मिला कि नहीं गलत हुआ है तो हम साथ हैं, हम लड़ेंगे। और फिर प्रदेश भर से मामले आए कि हमारे यहाँ से इसका हो रखा है, जो दुबई से वापस आ रहा प्रदेश है। भर से पूरा चिट्ठा खोला, पूरा डाटा मंगवाया, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। पति पत्नी दुबई में जॉब करते थे, कोविड काल में वापस आए, वो टॉपर बने हुए हैं। हाँ, टॉप 10, टॉप 20 ऐसे में वो टॉपर बने हुए हैं जी। आप देखिए कि उनकी जो धर्मपत्नी थी 8वीं रैंक थी ऑल ओवर, अच्छा। महिला में फर्स्ट रैंक। अच्छा। उनके पति की 16वीं रैंक थी। हाँ हाँ। तो मतलब जो उसमें मलाई वाली पोस्टें थी, यहाँ बच्चे मतलब और 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो लिस्ट में नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मलाई वाली जो पोस्टें थी, चकबंदी विभाग की हो या सहायक समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समाज कल्याण अधिकारी हो, जिन भी पोस्ट में अधिकारी लिखा हुआ तो वो उन्नत तय थी। अच्छा। परंतु सरकार और आयोग ने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया कि धांधली हुई है। काफी समय तक नहीं किया उन्होंने। पैसा बहुत लगा हुआ था, पैसा अच्छा। करोड़ों में लगा हुआ था। उस करोड़ों को बचाने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अबड़ तबड़ में क्या करा कि जल्दी से डीबी की डेट निकाल दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी। तो रिकॉर्ड टाइम था कि 1 महीने के अंदर। बिल्कुल। हाँ। इतनी तेजी गति से या तो उस दौरान काम हुआ या फिर आजकल यूकेपीएससी काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़े दाल में काल है जी। तो वो हुआ, डीबी करवा दिया। देखिए हमने तो फिर उस समय मेरे को याद है एस राजू और बडोनी जी द्वारा आप पे भी प्रत्यारोप लगाए गए कि आप कौन है, बॉबी पवार कौन है, बेरोजगार संघ कौन है, किसने बनाया उसको, वो सब चीजें नहीं। तो देखिए आज उनके पास जवाब है, हमने जवाब नहीं दिया, समय ने जवाब दिया उन्हें जी। आज वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, आज घर पे बैठे हैं और उन्होंने माना है कि हाँ गलतियां हुई है, उन्होंने माना है। तो लेकिन भाई इतनी इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी, सरकार की इतनी हिम्मत, माफियाओं की इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी, या फिर अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे कि जो मतलब पकड़े जाने पर भी बोल रहे थे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हिम्मत तो तब बढ़ती है जब ऊपर से ही शासन प्रशासन के अंदर बैठे कुछ लोग इनको संरक्षण दे रहे हो, तब इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। अच्छा। और आपने हिम्मत अगर देखी होगी तो जब हाकम सिंह थाईलैंड से जब लाइव आए थे, वहाँ से क्या कह रहे थे कि मैं उत्तराखंड आऊंगा, हाँ। मुख्यमंत्री से मिलूंगा, डीजीपी से मिलूंगा और अच्छा। इनके खिलाफ जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। अच्छा। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी, किसका संरक्षण है, ये जांच का विषय है और मुझे नहीं लगता कि राज्य की जांच एजेंसियां इस पर पूरी तरीके से खुलासा कर पाएंगे, इसलिए सीबीआई की हम डिमांड कर रहे हैं। तो सीबीआई जांच पे थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। इस पूरे जो आंदोलन हुआ अभी फरवरी में भी जो आंदोलन हुआ उसका एक ही पॉइंट था कि हमें चाहिए बस सीबीआई जांच, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप सीबीआई जांच ही क्यों चाहिए आपको? देखिए हमने जो अपेक्षाएं की थी यहाँ की एसटीएफ और एसआईटी से, वो हुआ नहीं। हमने जब कहा था कि पीसीएस के पेपर में जो सील नहीं है, आयोग से भी अपेक्षा थी कि आयोग इस पर कोई संज्ञान लेकर इस पर कोई एक्शन लेगा। पीसीएस में प्री में ही, अपर पीसीएस में सील नहीं थी। अच्छा, प्री में ही सील नहीं थी और उस सील के कारण आप ये देख सकते हैं कि जब सील नहीं थी तो आपका तो पेपर ही ऐसा हो गया जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उसके बाद जब मामला कोर्ट में चला गया, जब मामला कोर्ट के संज्ञान में था, मामला कोर्ट में लंबित था, उस दौरान इन्होंने प्री प्लस मेंस की कॉपियां जला दी, जबकि इनके नियमावली में लिखा हुआ कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित होगा, कोर्ट में होगा, तब तक इनके कॉपियों को सुरक्षित रखा जाएगा। ये चीज़ें हैं। दूसरा कारण ये था, उसके बाद भी हम कह रहे थे जब इतने बड़ी घटना हुई है तो पहले जांच करवा लो फिर परीक्षा करवाना, पर उत्तराखंड के युवाओं को तवज्जो ना देकर एक उत्तर प्रदेश से जो डेलीगेशन आता है वो हमारे शासन प्रशासन में मिलता है और कहता है कि किसी भी हालत में पीसीएस की डेट पीछे नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से डेलीगेशन आके उत्तराखंड पीसीएस को बोलता है कि एग्जाम होना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में जी। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, जड़ें दूर दूर तक फैली हुई है, जड़ें दूर दूर तक फैली हुई है और पैसा बहुत लगा हुआ है। जब संजीव चतुर्वेदी गिरफ्तार हुआ तो हुए खुलासे कि पेपर बिके हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि प्रदेश भर में कई ऐसे एसडीएम, कई ऐसे डीएसपी है जो गलत तरीके से पीसीएस निकाल के आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। डीएम एसडीएम के लोग वही एसडीएम और वही डीएसपी किसी जांच समिति के हेड बनते हैं। अच्छा, तो कैसे जांच सफल हो पाएंगी, कैसे जांच होंगी? तो ये सारा प्रकरण है
उसके बाद पटवारी का पेपर बाहर हो जाता है। पटवारी के 8 जनवरी को पेपर होता है, वो बाहर हो जाता है उसके क्वेश्चन बैंक। उससे पहले मार्च अप्रैल 2022 में जो AEJ के पेपर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसके बीच में तमाम बड़ी परीक्षाएं हुई है, RO, ARO, APO, पता नहीं कौन कौन सी जो बड़ी परीक्षाएं हुई है, यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल वो सारी परीक्षाएं इस बीच में हुई है। जब AEJ का पेपर मार्च अप्रैल में बाहर था, उसके बाद जनवरी 2023 में पटवारी का पेपर बाहर था, तो इस बीच में जो परीक्षाएं हुई, क्या उन्हें नहीं छुआ होगा इन लोगों ने? क्या उन पेपरों को बाहर नहीं किया होगा? हो ही नहीं सकता। तो क्यों बचाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसके बारे में जो हमारे CM धामी हैं, हैंडसम धामी, वो कहते हैं कि CBI जांच करेंगे तो 6-7 साल लग जाएंगे, इसलिए हम CBI जांच नहीं कराना चाह रहे। नहीं तो और प्रदेशों में CBI जांच हुई है क्या? 6-7 साल लग गए वहाँ? क्या वहाँ सारी ये गतिविधियाँ रुक गई है परीक्षाओं की? नहीं रुकी ना। आपके ही पेमा खांडू जी, आपके ही BJP के अरुणाचल में मुख्यमंत्री, उन्होंने CBI जांच करवा दी। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में गड़बड़ी होती है, सरकार चेंज होते ही वहाँ CBI आ जाती है। CBI आने के बाद तमाम पूरे जो हमारे देश में अनेकों स्थान पर ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड का देहरादून, हरिद्वार में भी छापे मरते हैं। अच्छा। तो उसके बाद आप देखिए हिमाचल में अलग से 2-3 महीने बाद ही वहाँ की परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अलग ढांचा बनाया परीक्षाओं करवाने के लिए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई एक बार जांच तो करवा लो। अगर आयोग के अंदर जो बैठी लॉबी है, जो पूरी चैन है, एक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, वो जांच के दायरे में आ चुकी है, उसके जांच के आदेश हो चुके हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि उस परीक्षा में अगर गड़बड़ियां हुई है, उस परीक्षा के उस बैच से 48 का बैच लोक सेवा आयोग में गया है। अच्छा। 37 सहायक समीक्षा अधिकारी और 11 समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग में गए हैं। तो क्या पता उसमें से कितने लोग कोई करप्टेड होंगे, अगर वो परीक्षा बिकी है और सेंटर तक भी पहुंच गए। तो समझ जाओ ना। तो हम हमारा संगठन, हम लोग या प्रदेश का युवा यही तो कह रहा है, एक बार सफाई करो, एक बार वहाँ से सबको हटाओ, या जिन पे डाउट है उन्हें हटाओ, जो भी करना करो सफाई एक बार। परंतु सरकार और आयोग मानने को लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना कुछ सब कुछ हो गया, परंतु आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव, आयोग का कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात। दोनों आयोगों के नहीं, देखिए शुरू में जब UKSSC का चला तो यहाँ के अध्यक्ष और सचिव तो मीडिया के सामने भी आते थे, परंतु लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव या वहाँ के पदाधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो अभी तक एक भी मीडिया चैनल में नहीं आए हैं। क्यों? इतना कुछ होने के बाद भी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बस पल्ला झाड़ दें अपना। इतना बड़ा कांड होने के बाद जब हम सत्याग्रह शुरू किया, हमने 8 तारीख को, 8 जनवरी, फरवरी, हाँ, तो हमने शुरू किया, तो हमारा दिन भर सत्याग्रह रहा। अच्छी खासी 1000-1200 लोग आए, अपना समर्थन दिए, गांधी पार्क में बैठे थे। अब इन्हें लगा शायद ये एक सत्याग्रह बड़ा रूप ले सकती है या कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो रात तकरीबन 12 बजे इन्होंने पुलिस फोर्स को भेजा और हमें जबरन उठाया गया। वो उस दिन रात की मैंने वीडियो देखी है और बड़ा वैसा डरावना दृश्य था, क्योंकि पुलिस वाले, मुझे लग रहा था थोड़ा नशे में है, और नशे में आके आपको उठाया गया था। और कई सारी जो महिला लोग थे वहाँ पे, महिला जो छात्राएं थी, उनको भी उठाया गया था बिना महिला पुलिस। देखिए हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई थी जो पेपर दे रही हैं, हमारे साथ कुछ गार्जियन बैठे हुए थे, हम खुद बैठे थे जी। और उस रात में 12 बजे आने का मतलब क्या हुआ, या किसका ऊपर से दबाव था, आदेश था कि आप जाकर बेरोजगार संघ के टीम को वहाँ से उठाइए। अच्छा। आइए, और बलपूर्वक हमें उठाया गया बिना महिला कांस्टेबल के। हमारे जो 7 बहनें थी उन पर भी गलत तरीके से उनको पकड़ा गया, गाड़ियों में ठूंसा गया और गिरफ्तारियां की गई। आपको लात घुसे भी मारे गए? गलत तरीके से जो लाठियां चलाई जा रही थी, उसके तैरते हुए वीडियो बता रहे हैं कि किस प्रकार का इनका मानसिक वो था कि किस प्रकार से टारगेट किए जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो 12 से 1 बजे के बीच जो रात को घटना हुई, उस घटना के वीडियो जब सोशल मीडिया पे तैरे, तो वो जो दूसरे दिन भीड़ आई, वो वास्तव में उत्तराखंड का दर्द था। वो उत्तराखंड की पीड़ा थी कि देखिए हमारे लिए जो लड़ रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ अगर ऐसा आपने दुर्व्यवहार किया, तो उसके लिए उन्होंने संकेत दिया है कि हम सब उतर जाएंगे, और सब दूसरे दिन उतरे। जो रात का वीडियो था वही उसने आग में घी डालने का काम किया था, और जो 1000 से सीधे 50,000 लोग देहरादून की सड़कों पे आ गए थे।
उस दिन क्या आप लोग लग रहा था कि इतने लोग आ जाएंगे इस दिन? नहीं, देखिए हमें उम्मीद तो थी, क्योंकि हमने बहुत रैलियां करी है और हमने अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ में रैलियां करी है। हमने 6000, 7000, 8000, 10,000 तक की रैलियां करी है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने। जी। परंतु वो जो था, वो जो माहौल 8 तारीख को बना, उससे तय हो गया था कि भीड़ तो आएगी, परंतु इतनी भीड़ आएगी ये थोड़ा कहना मुश्किल था, परंतु आई। उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस दिन फिर से आप देखिए बर्बरता देखिए, और आंदोलन तोड़ने की जो प्रक्रिया है, आंदोलन तोड़ने की जो इनके पास स्ट्रेटजी है, वो देखिए किस प्रकार से, किससे पत्थर फेंकवाए गए, फिर लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर लड़कों को मार रहे थे। तो ये सारी जो पहले आपसे बात करने की भी कोशिश की गई दिन भर? नहीं, देखिए मैंने बात करने से मना कर दिया था, परंतु हमारा जो 5 लोगों का डेलीगेशन था उनको मैं खुली छूट दिया हुआ था कि आप जाइए, आप डीएम से मिलिए, आप सचिवालय में सचिव से मिलिए, मुख्य सचिव से मिलिए। यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि जो अंतिम डायलॉग है वो मुख्यमंत्री से होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बात सारी मुख्यमंत्री के हाथ में है, परंतु मुख्यमंत्री उस डेलीगेशन से बचते नजर आए, वो नहीं मिले। उन्हें शायद ये लगता है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, परंतु उन्हें ये लगता है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी। इतना युवा सड़कों पर तक, कुछ भी वहाँ पर ऐसी दुर्घटना हो सकती, कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती। गांधी पार्क से लेके और पूरा घंटाघर तक, घंटाघर तक और ऊपर एस्लो हॉल से आगे तक वहाँ पूरा जी जो जाम हो रखा था। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो हमें जबरन गिरफ्तार करके हमें सिद्धोवाला जेल के अंदर डाला गया, 7-8 दिन रहे। अब मज़े की बात यह है कि जब हमें गिरफ्तार किया गया उसी रात को फिर पुलिस का रिजल्ट निकाल दिया गया। लेकिन उससे पहले पथराव भी हुआ था वहाँ। मैं वही पथराव करने वाले लोग कौन थे? पथराव जो हुआ है, हमने वीडियो ऐसा भी देखा है कि कई उसमें बच्चे भी पथराव कर रहे हैं, कई जगह पुलिस पथराव कर रही है। शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? माहौल बिगाड़ने के लिए शुरुआत किसने की? ये बड़ा विषय है, ये जांच का विषय था। अच्छा। और आपको अरेस्ट क्यों किया? पथराव करने वालों को करना चाहिए था उस दिन। नहीं, देखिए पुलिस का तो सीधा हथकंडा है कि किस प्रकार से हम आंदोलन को तोड़ सके, किस प्रकार से आंदोलन को कमजोर कर सके। वो तो वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे और उन्होंने अपनाई, हमें जेलों के अंदर रखा। और मजे की बात वही मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन जेल भेजा उस दिन पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया। आज की डेट में पुलिस रिजल्ट जारी हो चुका है, 1500 के सापेक्ष 2300 से अधिक बच्चों को लिया जा चुका है जी। अब उनमें से आप देख सकते हैं कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उस बच्चे को पता नहीं है कि उसके नंबर कितने हैं। अच्छा। जो बाहर हुआ है, उसका रोल नंबर आया है। जो बाहर हुए हैं उससे भी पता नहीं है कि उसके नंबर कितने हैं। अच्छा। और ये पता नहीं है कि सिलेक्शन किसका हुआ है। और ये उसी रात किया गया जिस दिन आप गिरफ्तार हुए थे, 9 फरवरी को। कितने सिलेक्शन हुए हैं, क्या है? अच्छा। कुछ नहीं। जो फाइनल आंसर की डलती है, जिससे ये पता लगता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, वो डाली नहीं की। अच्छा। जल्दीबाजी में कि बॉबी कुमार वगैरह जेल चलेगी, रिजल्ट जारी कर दो, ये हुआ उसी रात को रिजल्ट। बिल्कुल ये हुआ। और देख रहे हैं आज जो 2300 के अंतिम में जो बच्चा है, जो लास्ट बच्चा, वो भी सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, परंतु जिस दिन मेरिट कटअप जाएगी उस दिन वो फिर आएगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। पुलिस के हाथ में भी मैंने पत्थर की कई सारी वीडियो देखी। बिल्कुल, पुलिस पत्थर मारते हुए वीडियो है, पुलिस के हाथों में पत्थर। पुलिस का ये प्रोटोकॉल तो नहीं है कि वो पत्थर मारे? प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं है कि नेम प्लेट हटा दें, उन्होंने तो सबने नेम प्लेट हटा के। जिस दिन आपको रात को उठाने आए थे, एक दिन पहले बिना नेम प्लेट के आए थे? उस दिन भी बिना नेम प्लेट के कुछ थे, और दूसरे दिन जब लाठीचार्ज हुई तो बिना नेम प्लेट उतार के आए थे। अच्छा। चाह क्या रहे हैं, दर्शाना क्या चाह रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम जेल में 7 दिन रहे। जेल में कैसा बर्ताव रहा आपके साथ? जेल में देखिए, जेल का प्रशासन अलग है, इनका अलग है। अच्छा। जेल में हटके हैं। जेल की पुलिस भी दूसरी है। अच्छा। जिनकी भर्ती अलग से होती है। अच्छा, बंदी रक्षक। हाँ बिल्कुल, वो अलग है, बंदियों के रक्षक। बिल्कुल। तो वहाँ पर जो हमने 7-8 दिन काटे, तो हम अंदर जब अखबार आते थे या टीवी में जब चलता था कि आंदोलन चल रहा है, कोर्ट के बाहर बैठे हुए, तो हम अंदर से बिल्कुल, हमारे अंदर और ऊर्जा भर जाती थी कि हमारे लोग बाहर लड़ रहे हैं। अब हमें जेल के अंदर महीनों भर, सालों भर भी रखेंगे तो हमें कोई चिंता नहीं है। जिस दिन आपको जेल ले जा रहे थे गाड़ी में, आपने फिर सोशल मीडिया पे लाइव गए थे जिस टाइम पे आपने कहा था कि कल देहरादून या हर प्रदेश को जाम कर दो, तो उससे कहीं कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती थी। आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या आपकी जिम्मेदारी थी वो, मतलब कि कल को अगर कानून व्यवस्था बिगड़ दिया? देखिए, जो उन्होंने दुर्व्यवहार वहाँ किया था, जो वहाँ पर बैठे हुए जो शांत छात्र थे उन पर जो लाठियाँ भांज कर या आंदोलन को अनियंत्रित करने का जो काम किया, वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल से बाहर हो गया था। अच्छा। अब जब हमें जेल ले गए तो देखिए हमने तो आह्वान करना ही था
हमने आह्वान करना था और हमने अपने सेकंड लाइन के जो हमारे नेता थे उन लोगों को हमने छोड़ा हुआ था कि कल से आंदोलन को सही से संभालना है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? देखिए 13 लोगों को जेल के अंदर भेजा गया, बाकियों को वहां पर छोड़ दिया गया था। अच्छा, गाड़ी में पकड़ के लगभग 60 लोग गए थे, परंतु 13 लोगों को अंदर किया गया। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि उनमें से हमने जैसे राम कंडवाल वगैरह है तो हमने उन्हें साइड रख दिया था कि आप अगर ऐसा होता है, हम जेलों में भी जाते हैं तो आप मोर्चा संभालिएगा जी। और उन्होंने वो ठीक किया, वो अपने निकल गए थे और अपना कमरों में वो एनडीटीवी में लाइव चल रहे थे। अच्छा, उस दौरान उनको होटल से उठाया गया। अच्छा, रात को फिर हमारे साथ लाया गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए उन्होंने टारगेट करके, भाई जब आप घटना स्थल पर उसे नहीं पकड़ पाए तो होटल से क्यों उठाया, जो जहाँ पर वो रूम रह रहा था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो एक उत्तराखंड बंद का आह्वान हमने ऑनलाइन उसमें लाइव में किया था वो हो नहीं पाया था। तो वो अरेंज जो लोग करते उन सबको फिर अंदर डाल दिया गया। अच्छा। और अगर डालते नहीं तो तब होता उत्तराखंड बंद होता। और उसके बाद भी देहरादून में तो काफ़ी असर उस चीज़ का दिखा है। एनडीटीवी का याद है, पर नेशनल मीडिया ने इसे बड़ी देर में कवर किया। जब दूध उबल चुका था तब वो आए उससे दिखाने, लेकिन उससे पहले 1-1.5 साल से जो चल रहा था उसमें नेशनल मीडिया का मतलब कम ही योगदान था। और जिन्होंने दिखाया भी वो भी रीजनल मीडिया ने दिखाया, वो भी बस जो सोशल मीडिया के द्वारा। और इसमें जो आपके हमारे जो न्यूज़पेपर हैं हिंदी वाले, वो तो मुझे हर बार सरकार के पक्ष में ही लेते हुए दिखाई दे। ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या है कि लिखकर अखबार बिकते थे, अब बिककर अखबार लिखते हैं, सीधी सी बात यह है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जब नेशनल मीडिया की बात की जाए तो मीडिया कहाँ है? अगर मीडिया का जो चौथा स्तंभ है अगर वो टूटा हुआ ना होता तो देश में ये हालात ना होता, प्रदेश में ये हालात नहीं होते। चौथा स्तंभ भी कमज़ोर कर रखा है मीडिया। देखिए सरकार के उसमें काम कर रहा है कि जैसे भी है, वो तो शुक्र है कि उत्तराखंड में न्यूज़ पोर्टल या हमारे डिजिटल न्यूज़ और लोकल जो न्यूज़ है इतने हो चुके हैं कि कोई भी बात हो जाती है तो बड़े दमखम के साथ सभी उठाते हैं। और वहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया को भी मजबूरी में वो चीज़ें चलानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बीबीसी द्वारा भी चलाया गया था और एनडीटीवी, उसके बाद ही सपोर्ट मिला। जी। तो जो ये पैसे देने वाले लोग हैं इनकी भी कहीं ना कहीं गलती है मेरे हिसाब से, और इनमें कहीं एथिकल गलती दिखाई देती है। क्यों दे रहे हैं पैसे? मतलब देखिए मैं तो वही कहूँगा कि क्यों दे रहे हैं, गलती तो इनकी भी है ना। अब किसी ने अगर नशे की दुकान खोली है और तुम जानबूझ के वहाँ से नशा ले रहे हो तो गलती तो तुम्हारी भी है, तुम अपने आप को खराब कर रहे हो। उन लोगों के नाम सामने नहीं आए कभी भी? देखिए हम तो पूरे तरीके से ये कहते हैं और लगातार हमारी ये मांग रही है कि नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए जाए। जब फॉरेस्ट गार्ड के समय हमने बहुत दबाव देकर उन 47 लोगों के नाम फादर नेम और पते सहित सार्वजनिक करवाए थे। अभी यूकेपीएससी से हम यही मांग कर रहे हैं कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाए। यूकेपीएससी का कुतर्क देखिए, कुतर्क मैं इसे कहूँगा कि उनकी जान को खतरा हो जाएगा। अच्छा। अरे हमारे जान को खतरा नहीं है जो भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी जान को खतरा नहीं है जो खुलेआम सरकार से लड़ रहे हैं। और मतलब आप देखिए, और तुम कह रहे कि उनकी जान को खतरा हो जाएगा अगर हम उनका नाम और पत्ते सहित दे देंगे। अच्छा। कैसा कुतर्क है ये समझे ना। और वैसे ही नाम का जो नाम जारी कर रहे हैं, केवल नाम, उसी नाम का दूसरा बच्चा भी है और जो निर्दोष है, जो बेकसूर है, उस बच्चे को रिश्तेदार फोन कर रहे हैं। अच्छा। उस बच्चे को उसके दोस्त फोन कर रहे हैं कि यार तुम्हारा नाम देखा उस लिस्ट में। वो कह रहा है यार मेरा नाम तो नहीं है, मेरे नाम का कोई होगा। अच्छा। तो पूरा एड्रेस भी जारी नहीं किया। उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं जो बेकसूर है, जो निर्दोष है, उनके बारे में पहले सोच रहे हैं। क्यों? अब सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें इनके पार्टी जो पदाधिकारी उनके कई बच्चे हैं। अच्छा। इनके अधिकारियों के कई बच्चे हैं। अगर नाम सार्वजनिक कर दिए डिटेल सहित, पत्ते सहित, अच्छा, सब सामने हो जाएगा। जैसे वन दरोगा में जो टॉपर थी तो किसी वन क्षेत्राधिकारी की, और वन उसमें तो ऐसे था कि 31 रैंक किसी भाई की, 32 रैंक किसी बहन की। समस्या वही तो है ना। हाँ। तो हम तो कह रहे हैं कि जारी करो और करना पड़ेगा। देखिए अगर ये नहीं करते हैं, आज नहीं करेंगे, हम करवाएंगे। हम पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। नकलचियों के नाम सामने आने चाहिए। यूकेएसएससी को हमने कह दिया कि आप जारी करिए। यूकेएसएससी ने अभी हम मिलके आए तो कह रहे हैं कि हम जारी कर रहे हैं और विद एड्रेस जारी कर रहे हैं। तो अब देखिए कितना करते हैं इसमें। मतलब जल्दा का भी थोड़ा मानसिकता वैसे है कि हमें मिलेगी तो हम दे देंगे यार। कई लोगों ने कहा कि पहले से ही ना कि क्या गलत कर रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं। अरे मैंने कहा कि यार भाई साहब तुम्हारे पिताजी की थोड़ी है वो सीटें, वो गरीब बच्चों की सीटें है। उसको मतलब लोगों की भी ऐसी मानसिकता नहीं कि ये चीज़ गलत है। मैंने कई लोगों के मुँह से खुद से ना कि कोई बात नहीं, सीट मिल तो रही है, हम 15 लाख दे तो रहे हैं,
देखिए, ये वहाँ पैसा देने से लेकर सीट खरीदने तक की बात नहीं है। जब वो सीट खरीदता है, उस सीट खरीदने से एक योग्य व्यक्ति बाहर हो जाता है जी, और उसके बाद जो सिस्टम में जाता है, भ्रष्ट, अगर कोई विभाग में जाएगा तो वो भ्रष्ट अगर जाएगा, पैसे देकर जाएगा, वो भ्रष्टाचारी है। वहाँ भी दबा के भ्रष्टाचार करेगा, और जब वहाँ दबा के भ्रष्टाचार करेगा तो हम आप जैसे या आम लोग जो विभागों में अपना काम करवाने जाते हैं, आप उनका देख लीजिए कि क्या हाल है विभाग के, बिना लिए दिए कुछ काम नहीं करते। तो वही लोग हैं विभागों में। आपने दो प्रकार के आदमी देखे होंगे, कई बोलते हैं यार बहुत अच्छा अधिकारी है, हम गए और हमारा ये काम था, जेन्युइन काम था और हाथों हाथ करके दे दिया, बिना लिए दिए कर दिया, तो वो है ईमानदार अधिकारी, क्योंकि वो अपने मेहनत से उस पद पर बैठा हुआ है। और कई बार आपने सुना होगा आम जनता से कि वहाँ गया था उस विभाग में, ये अधिकारी बैठा था, इतना करप्ट अधिकारी, इतनी डिमांड कर दी, इतने पैसे लिए, तो वो वही अधिकारी, वो वही कर्मचारी है जो ले दे के जाता है उस पद पर और उसके बाद अपना कमाई का जरिया वहां से शुरू करता है। तो ये है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, 1 मिनट में आप सुनिए। 2015 दरोगा भर्ती का मामला खुला, उसमें इन्होंने 20 लोगों को बाहर कर दिया। उसमें जो ये मामला अभी खुला उसमें जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि 120 लोगों के खिलाफ वो है कि जो गलत तरीके से चयन हुए हैं। मैं तो कहता हूँ उसमें संख्या 200 पार है। अच्छा, आप पूरी अगर जांच करेंगे, जो 300 कुछ सीटें थी या 250 कुछ सीटें, तो उसमें 200 पार कुछ संख्या है जो गलत तरीके से वो हुए हैं। सब इंस्पेक्टर बने, सब इंस्पेक्टर जो 2015 में बने। अब 20 लोगों को बाहर किया है। चलो तुमने जांच कर दी, 20 लोगों को बाहर भी कर दिया है। अब ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि 2015 में उन लोगों के जो कह रहे हैं कि 120 लोग करप्ट गलत तरीके से गए, उन 120 लोगों की जगह उस समय कोई 120 योग्य व्यक्ति बाहर हुए हैं। अब उनके लाइफ के बारे में सोचे, क्या वो 120 लोग जो योग्य होने के बावजूद बाहर हुए हैं आज किस स्थिति में होंगे जी? क्या पता कोई मजदूरी कर रहा हो, क्या पता किसी ने आत्महत्या कर ली हो, क्या पता कौन सी दर दर की ठोकरें खा रहा हो। तो एक पूरा सिस्टम है, अगर एक गलती से आप पूरी किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ये सबसे बड़ा कारण। और यहाँ से 120 लाइफ हुई, उनकी फैमिली जुड़ी होंगी। बिल्कुल। और वो क्या ईमानदार ऑफिसर मिलते तो क्या पता ऐसी नौबत भी नहीं आती। और मैं कहता हूँ जो करप्ट तरीके से या ले दे के अंदर जाते हैं ना, इनके रंग ढंग विभागों के अंदर भी ऐसे रहते हैं। अच्छा। और यही लोग होते हैं जो सीधे मुंह आम जनता से बात नहीं करते हैं। ये हमने कई बार देखा है। जी। तो इसमें एक और दिक्कत भी मेरे को दिखी कि नेताओं का महिमा मंडल वाली भी एक दिक्कत है। जैसे जौनसार के ही मेरे एक जानने वाले थे, तो उनसे जैसी बात हो रही थी कि हाकम सिंह वो सब, तो कह रहे थे हाकम सिंह तो ऐसी बाहर हो जाएगा, हाकम सिंह को आप जानते नहीं हो, कितना बड़ा आदमी है ये वो सो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि इसका तो इसे विरोध करना चाहिए था कि हाँ, लेकिन उसका महिमा मंडन कर रहा था कि हाकम सिंह के ये रिजॉर्ट वो सब चीज़ें, कि हाकम सिंह बहुत बड़ा आदमी है, वो तो इसके सामने तो कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका चोरों का महिमा मंडल किया। हमें दिक्कत वही है कि अभी जो विलेंस है उनको हीरो बनाया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा इस संबंध में कि जो बड़ापन है या बड़ा होना जिसे कहते हैं, देखिए जन्म सब लेते हैं, सब सामान्य एक जैसे होते हैं। बड़ा किसको कौन बनाती है? बड़ा जनता ही बनाती है जी। पढ़ी लिखी जनता होगी, समझदार जनता होगी, ईमानदार जनता होगी, तो वहाँ पर उस समाज में जो बड़ा व्यक्ति होगा, जिसका कद बड़ा होगा, वो ईमानदार व्यक्ति का कद बड़ा होगा। जहाँ पर थोड़ा अशिक्षित होंगे, जहाँ पर थोड़ा चीज़ें समझ में से दूर होंगे, मतलब समझ से परे होंगी, वहाँ पर ऐसे लोग भी बड़े हो जाते हैं। अच्छा, हो जाते हैं। जैसा समाज होगा वैसे लोग आगे, जैसे समाज होगा वैसा लोग होगा, वैसे लोग होंगे। समाज में अगर चिंतनशील लोग हैं, यदि ईमानदार लोग हैं, तो वो समाज ज़्यादा प्रगति करेगा। उस समाज के अंदर अच्छे अच्छे लोग आएंगे और उस समाज को परिवर्तित करेंगे। परंतु जहाँ पर थोड़ा होता है कि अशिक्षा है, जागरूकता कम है, साक्षर नहीं है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। पर हमें उम्मीद है कि हमारा प्रदेश, जो हमारी मुहिम है युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए, वो जब काम करने शुरू कर देगी और जब कई हद तक काम भी किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बदलाव आएंगे और ज़रूर आएंगे। जो ये पूरा पेपर लीक प्रकरण था, इसमें दोनों पक्ष हैं, जितने भी पक्ष हैं उत्तराखंड में, यूकेडी को छोड़ के हर जो पक्ष है उसके नेताओं की तरफ से अनदेखी बस हुई थी इस मामले की। तो ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये प्रकरण है, इसमें अगर सीबीआई जांच होती है तो बहुत से सफ़ेद पोश, अब मुझे नहीं पता किस पार्टी से कितने सफ़ेद पोश इसके रडार में आते हैं, परंतु जरूर राजनीतिक दलों से भी सफ़ेद पोश निकलेंगे, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो जी।
हम ये नहीं कह सकते टारगेट करके कौन सी पार्टी है। कोई सी भी पार्टी हो, अगर रडार पे अगर सीबीआई के आए तो उन लोगों पर कार्रवाई होगी। इसलिए मुझे लगता है कि दबे स्वर में कई नेता बात करते हैं जी, दबे स्वर में आवाज़ उठाते हैं। हाँ, कुछ पार्टियों के कुछ नए नेता है जो पहली बार दूसरी बार के विधायक है, बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, बढ़ चढ़कर परीक्षाओं माफियाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। भुवन कापड़ी जी ने काफी सपोर्ट किया था आपका इस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। हाँ। देखिए, बेरोजगारों का सपोर्ट किया है तो उसका बेरोजगार मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि ठीक है, होने चाहिए ऐसा नेता। शुरू से वही नेता हैं जो आपके साथ रहे हैं, मतलब भुवन कापड़ी जी, और मतलब विधानसभा में भी उन्होंने ही आवाज उठाई थी इस मामले में। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही खूबसूरती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही होना चाहिए कि अगर प्रदेशवासियों के साथ गलत हो रहा है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है, तो हमारे नेता तो जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो जनता के साथ खड़े हो, जनता के साथ खड़े रहकर उनके पक्ष में बोले जी। तो यही खूबसूरती है। और उन लोगों ने अगर आवाज़ उठाई है तो उनका उसके फल भी मिला है। आज अगर भुवन कापड़ी जी ने उठाई तो पूरे प्रदेश में चर्चे हैं, युवाओं के जुबान पर चर्चे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका भी कद काफी बढ़ बिल्कुल, गया उनका उस मुद्दे से काफ़ी कद बढ़ा है, मैं कह रहा हूँ। जो एक और मुद्दा था कि उत्तराखंड में महिलाओं का 30% जो आरक्षण था वो बाद में कैंसिल कर दिया गया था, इसके पूरा क्या मुद्दा था? देखिए, 30% का जो आरक्षण है, अब जब ये लागू हुआ था 2006 में या 7 में खंडूरी जी ने करा था, तो उस दौरान एक शासनादेश पर उसे लागू कर दिया गया था। अच्छा। इस पर किसी की कोई नज़र नहीं गई कि ये कैसा बस चल ग्रुप सी तक है शायद। हाँ, नहीं, ग्रुप सी नहीं, ये ग्रुप बी के जो पीसीएस वगैरह के पोस्टें उसमें भी हैं, है। अच्छा। उसमें भी है 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का जो है, तो उसमें ये हुआ था 2006-7 में जब खंडूरी जी ने लागू किया था। एक जियो के आधार पर चल रहा था शासनादेश, परंतु आप जानते हैं कि उत्तराखंड के सचिवालय में तो बड़े अधिकारी सारे बाहर के बैठे हुए हैं, बाहर के मतलब बाहरी प्रदेशों के। जी जी। तो ब्यूरोक्रेट्स हावी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में नेताओं के ऊपर कई ब्यूरोक्रेसी हैवी रहती है। वही कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स काफी हावी है। उन लोगों ने जब जोड़ तोड़ देखा, उन्होंने देखा कि ये तो एक जियो के आधार पर इसे अगर चैलेंज किया जाए तो ये तो एकदम खारिज हो जाएगा जी। और उन्होंने वही किया, वही गुरु मंत्र अपने बच्चों को, बाहरी प्रदेशों के जो बच्चे आ रहे थे उनको दिया और उनसे कोर्ट में याचिका डलवा दी। याचिका डलते ही वो खारिज हो गया, क्योंकि जियो शासनादेश के आधार पर कहाँ मिल रहा है जी। तब जाके सरकार को अकल आई कि अब इस पे अध्यादेश लाना चाहिए। तब भी नहीं ला रहे थे। हम लोगों ने मिलकर अपने बहनों के साथ जो 30% आरक्षण के लिए सबके साथ मिलकर हमने सड़कों में संघर्ष किया, सचिवालय कूच किए, क्या ना जाने क्या क्या किया, मुख्यमंत्री से मिले, सबसे मिले, तब जाकर ये अध्यादेश जो लाया जी। अब जो अध्यादेश लाए हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। अच्छा। एसएलपी जो दायर की थी वो शायद वापस लेने की तैयारी में है उत्तराखंड सरकार, और ऐसा ना हो कि एसएलपी वापस लेने के साथ अगर दूसरी डेट लगी है खारिज हो जाए। अच्छा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा जी। तो जो अभी इतनी नकल माफियाओं का आप कहते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल है, इसमें अधिकारियों की कितनी भूमिका है? देखिए, बहुत भूमिका है। हाँ। जेलों के अंदर जाके देखिए कितने अधिकारी बंद हैं। अच्छा। आपके यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष बंद है, पूर्व सचिव बंद है, पूर्व परीक्षा नियंत्रक बंद है, अभी लोक सेवा आयोग के गोपनीय विभाग के, अति गोपनीय विभाग के अधिकारी बंद है। तो मतलब क्या है, अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका। और इन अधिकारियों को चला कौन रहा था, ये मजे की बात सुनिए। सचिवालय में मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा चयन है, सचिवालय में अधिकारी जो वर्ग है जी। उनका एक ऐसा चयन है जो इन्हें चला रहा था। तो अगर सीबीआई आती है और वहाँ तक पहुँच पाती है तो मुझे लगता है कि सचिवालय से बहुत बड़ी क्या बोलेंगे उसको, खेप जिसे हम कहेंगे, बहुत बड़ी खेप एक उस रूप में मिलेगी कि ये है जो जिसे कहते हैं ना मास्टरमाइंड। इस बात को मतलब कि हरीश रावत जी ने भी बयान निकाला था कि भर्ती में सचिवालय का पूरा ही गैंग लगा हुआ है सचिवालय। तो इस जो नकल माफिया चल रहा है इसमें कोचिंग की कितनी भूमिका है, क्या लगता है आपको? कोचिंग का भी देखिए, कई कोचिंग रडार पे थी और कई कोचिंगों के जो है वो माफिया मतलब कोचिंग संचालक या कोचिंग के डायरेक्टर अंदर है, जेलों के अंदर है, वो शामिल पाएगी। आप देख लीजिए, कई कोचिंग है जो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सचिवालय वाला प्रकरण है, इस सचिवालय के प्रकरण से एक बात ध्यान आती है। मैं कहना चाहूँगा कि सचिवालय में जब हम जेल रहे 7 दिन जब जेल रहे जी। तो जब हमारी जमानत हो रही थी तो वहाँ हमारी मुलाकात वहाँ पर हुई जी। तो उन लोगों ने मुझे आते आते कहा, यार वीडियो प्रकरण में, वीडियो प्रकरण में जो अपर निजी सचिव गिरफ्तार होकर यहाँ आए थे जी।
हालात इतनी गंभीर है उनकी, हालात इतनी, क्या कहूँ मैं, कि उन्होंने, एक बंदे ने हिंदी में लेटर नहीं लिख पाया। अच्छा। तो मतलब उसकी भी भर्ती कहाँ से हुई है? माफिया पैसा से। देकर माफिया से हुई है। और इसीलिए उसी सब लोग चैन से, डरे उसी हुए। चैन से वो जुड़ा हुआ अच्छा। था, फिर भी भर्तियां, अपने भर्ती होने के बाद फिर भर्तियां भी बेच रहा था। ये गैंग्स कैसे हैं, आपस में कनेक्टेड है या एक ही बिल्कुल गैंग कनेक्टेड है? है। मैं कह रहा हूँ गैंग अलग अलग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बीच में जो जोड़ है, कोई ना कहीं जोड़ तो है, पूरा एक चैन है। ये जरूर हो सकता है कि 10 लोग एक गैंग के हैं, 20 एक गैंग के हैं, 25 के, 5 एक गैंग के जी। हैं, परंतु आपस में इनका गिरोह है। छात्र संघों ने भी आपको काफी इग्नोर किया, छात्र जो छात्र संघ थे? देखिए, वास्तविक लड़ाई तो छात्र संघों की थी, छात्र नेताओं की थी, उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, परंतु अगर नहीं लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने आगे से वो छात्र हटा दे, सिर्फ नेता लिखें। छात्र नेता से छात्र हटा दे, नेता लिखें। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हम अभी डीएवी में एक कार्यक्रम में गए, सिग्नेचर प्रोग्राम वाला? शहीद दिवस, जो शहीद दिवस है, जो 23 मार्च में जो शहीद दिवस कार्यक्रम होता है, तो हमें उसमें इनवाइट किया गया, एसएफआई की जो यूनिट है डीएवी महाविद्यालय की, हम गए और वहाँ पर कार्यक्रम किया। उन्होंने उसी कड़ी में वहाँ पर हस्ताक्षर अभियान भी रखा हुआ था। तो हस्ताक्षर अभियान जब हुआ, तो जब तक हम थे तो हमने किया, हम वापस आ गए। हमारे जाने के बाद जो वहाँ घटना हुई वो देखे एक छात्र नेता, क्या घटना हुई? छात्र संघ अध्यक्ष वहाँ पर उस बैनर को हटा देता है कि ये सिग्नेचर अभियान यहाँ नहीं चलेगा। कौन से छात्र संघ का? ये एबीपी का। अच्छा। और क्या, वीडियो तैर रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। तो मतलब दर्शाना क्या चाह रहे हो? अगर कोई छात्र संगठन है तो छात्र संगठन के हिसाब से काम करें, किसी पार्टी का वो बनकर सिंबल लेकर काम ना करें। कहने का मतलब ये है, जब नकल रोधी कानून जो आया है उसके जो समर्थन में हस्ताक्षर अभियान कक्षाओं के अंदर चलाए जा रहे हैं, उन्होंने तो गेट पे लगाया था सीबीआई जांच के लिए, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? बॉय भाई, तो फिर मतलब बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ आपके जो फेसबुक अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया जाता है। देखिए, काफ़ी बार हमारे फेसबुक अकाउंट है, सोशल अकाउंट जो हमारे हैं, काफ़ी छेड़छाड़ हुई है। जब 2 अक्टूबर को हमने देहरादून उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था अंकिता भंडारी प्रकरण में, 2022 2 अक्टूबर, हाँ 2 अक्टूबर 2022 में जी, तो 1 तारीख को हमारी बैठक एसपी सिटी देहरादून के यहाँ होती है, तमाम संगठनों की, हम भी उसमें प्रतिभाग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना आपका जो भी कार्यक्रम है ठीक है। तो हमने कहा देखिए, कानून व्यवस्था तो ठीक है, हम अपना काम करेंगे, हमने बंद का आह्वान किया है बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, तो हम अपना काम करेंगे, और हमने करा भी जी। 2 तारीख को बंद का आह्वान होता है और 1 तारीख को जो बातें होती है एसपी सिटी कार्यालय में जी, उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार बंद नहीं करेगा अपनी दुकान तो आप जबरदस्ती नहीं करोगे। हमने कहा ठीक है मैम, हम बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती वाला तो हमारा कभी सौदा हुआ नहीं और ज़बरदस्ती हम कभी करते भी नहीं। पर इतना ज़रूर हो सकता है कोई दुकानदार यदि बंद नहीं करेगा तो बॉबी पवार अपने फेसबुक पेज से उसे लाइव करेगा। अच्छा, कि ये है आपके हितैषी, ये उत्तराखंड के दुकानदार जो हितैषी हैं, जो अंकिता भंडारी, बहन अंकिता भंडारी के लिए जो न्याय के लिए हम मार्केट बंद या उत्तराखंड बंद का आह्वान किए हुए, ये तब भी दुकान खोले हुए हैं, हम ये ज़रूर करेंगे। उसके बाद कानून व्यवस्था का क्या रहता है, कानून व्यवस्था का क्या रहता है वो तुम संभालो। तो उन्होंने क्या करा, उसी शाम को हमारा मशाल जुलूस था 1 तारीख की शाम को 7 बजे, 6-7 बजे पलटन मार्केट होते हुए, तो हमने मशाल जुलूस शुरू किया, मैंने लाइव किया और मेरा अकाउंट बंद कर दिया और 28 दिन के लिए बंद कर दिया। 28 दिन के लिए पूरी तरह से अकाउंट बंद हुआ। अच्छा, हाँ। क्या आईटी डिपार्टमेंट में इतनी पावर रहती है कि किसी का भी अकाउंट बंद? देखिए, रहती होगी बिना किसी नोटिस। हमने फिर अपने स्तर पर पता किया बाद में, कुछ आईटी एक्सपर्ट हमारे भी जानने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि जब सरकार को लगता है या जब लगता है कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है, तो ये ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। उसके बाद भी कई बार हुआ है आपका बंद? करते रहते हैं मतलब आप? बिल्कुल। तो इस जो पूरे मामले में कहीं ना कहीं युवाओं में बड़ी निरस्ता थी शुरू से ही, कोई सामने नहीं आता था, मतलब वो था कि कोई नहीं, बेरोजगार संघ वाले कर लेंगे, या फिर अभिभावकों की भी बड़ी वैसी थी, न्यूट्रलिटी थी कि हमें क्या मतलब जी। तो उसने भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, मतलब वही जो चीज़ें नहीं, ये चीज़ें टाली जा सकती थी, जो 1-1.5 साल या 4-5 साल से जो हो रहा, ये पहले टाली जा सकती थी, अभिभावकों का भी अगर थोड़ा बहुत योगदान रहता।
बिल्कुल पहले टालते थे लोग और इग्नोर करते थे, जी। परंतु जब से तस्वीरें सारी सामने आई है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव से समर्थन आ रहा है। गांव के युवा मंगल दल जो वो समर्थन लेटर भेज रहे हैं। प्रदेश भर के जो पहाड़ों के जो कॉलेज हैं वहाँ के छात्र संघ समर्थन लेटर भेज रहे हैं, प्रधान संगठन समर्थन लेटर भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बात है ये अब हमारे गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। बस अब गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करना है कि किस प्रकार से पूरे लंबे समय से हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भविष्य को बेचा जा रहा था, खिलवाड़ हो रही थी। इस बात को अच्छी तरीके से जिस दिन हमने गांव-गांव जाकर समझा दिया तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम जो चल रहा था इसमें ज़रूर बदलाव होगा। तो इसमें मतलब ये मतलब लिस्ट बनाई थी कि जो जो अभी तक भर्तियाँ मेरे को मिली थी जिनमें घोटाले हुए थे। ये 2015 दरोगा भर्ती, इसमें क्या घोटाला हुआ था शॉर्ट में बता मैंने आपको बता दिया कि 120 लोग बाहर किए हैं। उस दौरान भी जो योग्य व्यक्ति बाहर हुए होंगे उनका तो हाल आज क्या है वो कोई नहीं जान सकता, जी, है ना। 2016 में वीडियो भर्ती और 2016 में वीडियो भर्ती में जिसकी 8वीं रैंक थी उसके पैसे वापस तो किए नहीं, परंतु वर्तमान वीडियो भर्ती रिफंड पॉलिसी अच्छी नहीं है माफी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि वर्तमान स्नातक स्तरीय परीक्षा में उस बंदे की 3री रैंक है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पैसा वापस नहीं किया, यहाँ से यहाँ सेटल कर दिया। यही तो चल रहा है। एक परीक्षा में अगर ऐसा हो तो दूसरी में सेटल करने की बात हो रही है। तभी तो हम अगर कह रहे हैं कि पहले जांच फिर परीक्षा, तो मान नहीं रहे क्योंकि इन्हें जल्दीबाजी में करवाना है, उनको भी एडजस्ट करना जो इनके पैसे लगे हुए हैं। 2016 में LT भर्ती भी हुआ, घोटाला भी हुआ था। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड वाला हुआ था। 2021 में वन दरोगा हुआ था। 19 में कनिष्ठ सहायक जुडिशियल वाले भी, कनिष्ठ सहायक जुडिशियल वाला 19 में ग्रुप हुआ डी था। का भी हुआ था 19 में। और 2021 में वन दरोगा, सहायक लेखाकार, बिल्कुल। और सब में अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके, अलग अलग वन दरोगा में अलग अलग शिफ्ट में ये आयोग द्वारा किया गया, या फिर ऐसा है कि कई सारे बच्चों के मतलब 20-20 नंबर कम करने के अलग अलग तरीके हैं। बहुत अलग अलग तरीके, कहीं पे क्वेश्चन बैंक बाहर आ रहा है, कहीं पे मैं पूरी एक बार लिस्ट पढ़ लेता हूँ। 2022 में 2021 में JEE, 2022 में वीडियो BPDO, कनिष्ठ सहायक और सचिवालय रक्षक, समीक्षा अधिकारी, PCS लोअर अपर PCS सब, और पटवारी, कनिष्ठ सहायक ये UPSC वाला, और विधानसभा वाला जो बड़ा घोटाला है। उस विधानसभा वाले प्रकरण के बारे में बताइए क्या। देखिए प्रकरण क्या है, सब चीजें तस्वीरें सामने हैं। अधिकारी की पोस्ट लगा दी बस, अधिकारियों के सगे संबंधी है, नेताओं के सगे संबंधी है। किसके लोग हैं वहाँ पर जिन्हें बिना परीक्षाओं के समीक्षा अधिकारी बनाया गया, जिन्हें बिना परीक्षाओं की लेवल 10 की जॉब दी गई? कौन है वो? लेवल 10 IAS ऑफिसर। कौन है वो लोग? क्या उन्होंने परीक्षा दी? कभी नहीं। सिर्फ एक लेटर के, सिर्फ एक लेटर की मेरी योग्यता ये है और मुझे इस पद पर बिठा दिया जाए, और वहाँ पर बिठा दिया जाता है। ऐसे करीब 229 लोग लगे हुए थे, 228-29 लोग थे, और उससे पहले की भी सफाई होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, पर देखिए उन्हें तो बाहर करके उनको उसका जवाब भी मिल गया, और क्या बोलेंगे उसको, जो बाहर किए हैं उन्हें सजा भी मिल गई। परंतु जिन लोगों ने किया, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी रहे हो जी, जिन्होंने अभी इन लोगों को किया है, और उस पे स्वीकृति किसने प्रदान की? जी, माननीय पुष्कर धामी जी ने स्वीकृति प्रदान की, जो लेटर है, जो विचलन के आधार पे जो उन्होंने किया है। और पहले के जो CM है उन्होंने की। तो इन सब पर कार्रवाई हो ना, क्यों डर रहे हैं? जी जी। और जो अधिकारी बाहर हुए हैं उन पे न्याय तो मैं तभी कहूँगा जब वो अपनी, इन्होंने इतने 6-7 साल तक सैलरी है वो भी सरकार को वापस दें, तब जाके रिकवरी होनी चाहिए। इनमें से कई लोग कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो कहीं मैंने वही देखा था, किसी ने मैसेज लिखा हुआ था कि सुसाइड वगैरह कर लेना आप, लेकिन पहले 6-7 साल की जो सरकार से हमने पैसा लिया वो वापस ले लेना। ये तो सब कर लेंगे। हाँ। अपने मौके के लिए, अपने के लिए कोई घोटाला कर दो, भ्रष्टाचार कर दो, अगर बात ऐसी आई तो धमकी दे दो, सुसाइड कर लेंगे। बाकी बच्चे का सुसाइड का मन नहीं होता, वो जो ईमानदारी से तैयारी कर। लाखों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जो लाखों लोग योग्य है, क्या वो उन्होंने सुसाइड नहीं किया है? कितने लोगों ने कर दिया है? इस लचर जो सिस्टम चल रहा है इसके उस पे, तो क्या उन लोगों का वो नहीं है? मैं एक और देख रहा था इसी मामले में विधानसभा में कि फेसबुक पे एक और कमेंट था कि मेरे बगल में भी मुझे अब पता चला कि एक लेडी थी कि वो 2016 से, मुझे अब जाके पता चला कि वो विधानसभा में काम कर रही थी, क्योंकि वो कभी काम करने तो जाती नहीं थी। अब धरने पे जरूर है। हाँ, और हमें पता नहीं है कि, और अब जब कोई पूछता था तो बोलते थे कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ, तो इस तरह के मामले आ रहे, बड़े कॉमेडी मामले भी हैं। देखिए जो कहते हैं ना कि उत्तराखंड इतने हजार 77,000 करोड़ में कर्जे में है, ये है वो कर्जा
अगर देखा जाए ना, अगर प्रदेश को सही सिस्टम से चलाया जाए जी। तो ये कर्जा तो उतर जाए 1 साल में। हालात ये है कि ये एक विधानसभा नहीं है जी। तमाम विभागों में ऐसी नियुक्तियां हुई है। अब जिस दिन चिट्ठा खुलेगा, जिस दिन चीज़ें सामने आएंगी, तो मुझे लगता है प्रदेशवासियों की आंखें उस दिन खुलेंगे। तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर नियुक्तियां हुई हैं, लोग अपने मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, परंतु ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 1 महीने में 1 दिन या हफ्ते में जा रहे हैं, अटेंडेंस लगा के आ रहे हैं और अपनी सैलरी ले रहे हैं। ये बहुत विभागों में हो रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है खुलासा भी ये होगा। तो हम सब जनता का पैसा है ना, मैं टैक्स जनता का पैसा, हम है चाय ना, पी रहे उसके टैक्स का पैसा। प्रदेश तभी तो गर्त में गया हुआ है। प्रदेश में तभी तो 77,000 करोड़ अगर बता रहे हैं कर्जा, तो तभी तो हुआ है। नकल के कौन कौन से तरीके जो इतनी सारी हुई है, हर परीक्षा में नई तरह से नकल की जाती थी वो? मैं बता रहा हूँ, तमाम तरीके हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, 100 नंबर का पेपर आना है, उसमें से 400 क्वेश्चन में से छांटने हैं, वो 400 ही बाहर कर दिया कि 400 पढ़ लो, इसमें से आना है। प्रश्न पत्र बाहर कर दिया, दूसरा तरीका है। ब्लूटूथ के जरिए नकल करवा रहे हैं, तीसरा तरीका है। पर्ची ले जाकर, जैसे कनिष्ठ सहायक में 4 सेट एक जैसे दे दिए हैं, पर्ची भेज दी, भाई कोई सा भी सेट फंस जाए, हमने सेट ऐसे तैयार करे हुए हैं ये तो कि आप बिल्कुल आप कोई सा भी कर दोगे, सारा आ जाए। चारों सेट अलग अलग बना दिए, लेकिन उन पे ABCD सेम है, उनका मतलब सीक्वेंस सेम। ABCD और सीक्वेंस 1 से और 100 तक सब सेम है। तो इसमें पर्ची द्वारा नकल होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा कांड है, जो OMR खाली छोड़कर जो अंदर भरी जाती है, अच्छा, उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की। ये जो बचाव है, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? अभी जो 2016 की जिक्र हुआ था BPDO में, उसमें OMR में छेड़छाड़ हुई थी। आज भले UKSC के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक जेल के अंदर है, परंतु OMR में छेड़छाड़ हुई थी। पर OMR में छेड़छाड़ इधर भी हुई है, तो किसने की है? बॉबी पवार या राहुल भाई जाकर वहाँ छेड़छाड़ करके तो आए नहीं। जी। आयोग के अंदर के ही लोग होंगे जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा ये सवाल है। और इसमें मतलब मैं जब BPDO का, तो एक टॉपर का इंटरव्यू लिया था हमारे त्रिभुवन चौहान भाई साहब ने, तो वो बड़ा अच्छा लगा था मेरे को इंटरव्यू। किस तरह के टॉपर है, मुझे शर्म आती है कि इस तरह का। हमने भी 1-2 इंटरव्यू सुने थे। पहला इंटरव्यू तो वो था जो जंगल में ले जाकर कहीं कर रहे थे। अच्छा, वो अपने तरह। अभी तो 4200 ग्रेड पे लिया है, हम तो 5400 लेना चाह रहे हैं। अभी तो बल 5400 लेना चाह रहे हैं, ये बताया उन्होंने। तो उन्होंने कुछ डायलॉग बाजी की तो उसमें बहुत भयंकर, मैंने देखा था। वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब ये है ना कि अब क्या बताऊं मैं। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि जिस आयोग का तुम टॉपर हो, उस आयोग का फुल फॉर्म बता दीजिए, उलझने लगे। फिर आया नहीं, फिर बताया नहीं, पूरा ट्रोल हुए। आपने देखा भाई 90 मार्क्स आ रखे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चों के 60, 65, 70। उस बंदे के 92.50 मार्क्स थे 100 में से। और जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से जो मॉक में, उनके 70-75 पे निपटा दिया उनको। बिल्कुल। तो ये तो मतलब बड़ा। और देखिए, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है ना किसी का, अगर मैथ्स का ही पेपर है, तो 100 में से तुम 90, 92, 95 ला दो। इंग्लिश का है ला दो, साइंस का है ला दो। तो ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, इसमें तो अलग अलग मैथ्स भी पूछा जा रही है। उत्तराखंड भी पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, पॉलिटिकल पूछा जा रहा है, हिस्ट्री पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होनी चाहिए। वहाँ तो 100 में से इतने आ ही नहीं सकते ना। तो ये चीजें हैं। अब इसमें ट्रेजरी में भी छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल छेड़छाड़ हुई है, पर किसने की है आज तक पता नहीं लगा। तो आप कह रहे हो कि जांच एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें निकालिए ना बाहर। ट्रेजरी में डबल लॉक में किसने वो करा है? लेकिन फिर लास्ट में सवाल वही आ जाता है कि उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी क्यों है? जैसे मैं रिपोर्ट भी देख रहा था और जगह की, मतलब और जगह है 4-5%, लेकिन उत्तराखंड की जब भी रिपोर्ट आती है 20%, 21%। और जितनी बेरोजगारी, उस वजह से पेपर लीक भी उतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्यों है इतनी बेरोजगारी आपके हिसाब से? क्या देखिए, बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, वो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर योग्य व्यक्तियों को उनको नौकरी मिल जाए, जिस काम के वो एक्सपर्ट है, जिस काम के लिए वो बने हुए हैं, जिस काम करने की योग्यता है, अगर व्यक्ति को वो काम मिल जाए तो बेरोजगारी नहीं दिखेगी। अच्छा, अगर वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए यदि सरकारी जो परीक्षाएं हैं, जो अगर देखा जाए, अगर कोई PCS के लिए अब कैपेबल है, अगर योग्य है, तो अगर उसकी सीट कोई और खरीद के ले जाएगा तो असर वहाँ नहीं पड़ रहा। सीट तो भरी गई, एक अंक जो है वो जरूर कम हुआ है बेरोजगारी के आंकड़े में, परंतु एक वो जो अंक है जो उस सीट के लिए कैपेबल था, वो अब सड़क में रहेगा।
जो कई रोजगार पैदा कर सकता था। वो अगर योग्य था और अगर उसकी ज्वाइनिंग होती तो दूसरा उस योग्य था ही नहीं, वो दूसरा अपना काम धंधा ढूंढता, कुछ करता जो उसके हिसाब से होता। परंतु वो बंदा ना उस काम को कर पाएगा क्योंकि जो वो कर पाता, परंतु पैसों में उसने जरूर उसकी सीट खरीद ली। इधर से एक संख्या कम हुई पर इधर से वो अगर देखा जाए तो संख्या कम हुई नहीं। तो अगर योग्य लोगों को मिल जाएगा तो जो अयोग्य लोग हैं या जो उनकी जिनकी क्षमता उस काम को करने की नहीं है, वो अपने आप अलग से अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पारदर्शिता है परीक्षाओं में, नौकरियों में, जब तक ये नहीं आएगी बेरोजगारी सड़कों पर दिखती रहेगी। तो मतलब इसका समाधान वही है कि ईमानदार लोग, समाधान वही है। परंतु अगर आप स्वरोजगार की भी बात करते हैं तो स्वरोजगार में भी तमाम चीज़ें हैं। उत्तराखंड को देखिए कितना, मतलब यहाँ जल जंगल जमीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं है, लोग लूट रहे हैं। भूमाफिया अलग लूट जंगल रहा के अलग है माफिया, रेत तो माफिया। अगर इन पर भी नियंत्रण किया जाए और अपने लोगों को सेटल किया जाए और योग्य लोगों को सेटल किया जाए जो जिस फील्ड का व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। वो बैटरी भी देख लो एक बार कितनी। जी आप बताइए, कंटिन्यू। तो मैं वही कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हैं और स्वरोजगार में भी योग्य व्यक्ति को या जो उस चीज़ का पात्र है जी, उन लोगों को जब तक उस पद के लिए या उस स्वरोजगार के लिए नहीं चुना जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ स्वरोजगार करने के लिए लोन मिलते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को जी, छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को, तो वो पैसा तो ले लेते हैं, सब्सिडी खा जाते हैं, फिर बाद में बैंक उनके पीछे भागता है कि लोन वापस करो, लोन वापस करो। इसलिए यदि योग्य व्यक्ति को वो लोन दिया जाए तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग अपना काम सही से शुरू कर पाएंगे और बेरोजगारी में कटौती होगी। और नकल विरोधी कानून भी एक उसका उपाय हो सकता है। तुरंत 8-9 फरवरी की जो घटना हुई थी, शायद से 11-12 को ये नकल विरोधी कानून सरकार ले आई थी, तो इसका भी आपने विरोध किया था कि इसमें काफ़ी कमियां हैं, इसका क्या? देखिए बिल्कुल कमियां हैं। इन्होंने जो आनन फानन में ले आए जो है नकल विरोधी कानून, दुर्भाग्य उत्तराखंड का ये है, हमारा ये है कि नकल विरोधी कानून जो माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए आया था, माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आया था, अच्छा, वो पहला जो मुकदमा हुआ, बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के एक युवा, होनार युवा पर वो मुकदमा हुआ। क्या मुकदमा था? जिस युवा ने ये कहा कि मेरे जो पेपर है उसमें सील नहीं है, सील टूटी हुई है, तो उसने तो अपनी सच्चाई रखी जो उसमें थी। हमने भी उस पेपर को जाके देखा तो वास्तव में जब हम जेल से बाहर आए हमने देखा, व्यक्तिगत रूप से मैं उस व्यक्ति छात्र से मिला, अच्छा, तो वास्तव में उसमें सील टूटी हुई थी और पेपर बंद करने के लिए डबल सील अलग से लगाई गई थी। तो किसने तोड़ी? और अगर देखो बेतुके बयान देखिए ना, पुलिस अधिकारी या वहाँ के जिला प्रशासन जो बचाव में आ रहा था आयोग के, उत्तरकाशी में जाकर कह रहे हैं कि ये सील गड्ढों में जाकर टूट गई है। ऐसा कभी टूटता है क्या? गड्ढों से पेपर की सील टूट गई है। देहरादून से उत्तरकाशी अंडे जा रहे हैं, वो नहीं टूट रहे, सील टूट गई है। चलो हम एक बार के लिए मान भी लेते हैं सील टूट गई है, उस पेपर को फिर डबल सील किसने लगाई है? अगर सील टूट गई थी मतलब टूटी हुई सीलों के ऊपर दूसरी सील लगा के पेपर को बंद करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब तो ये कि रास्ते में सील टूटी होगी या जहाँ भी टूटी होगी पेपर पड़ा होगा, पेपर को बंद करने के लिए अलग से डबल सील लगी हुई है। और जिसने सील टूटने की कंप्लेन की उस पे ही मुकदमा हुआ, आधार पे कि जो कि बिंदु नंबर 11 के क्लॉज 2 में है जी। तो ये क्या दर्शाता है? तो सरकार को चाहिए कि इसमें संशोधन करें, और अगर ये नकल विरोधी कानून या इस प्रकार की ये जो पाबंदियां थी वो पहले से होती तो इतने मामले खुलते भी नहीं। धामी जी तो कहते हैं कि सबसे तगड़ा ये नकल विरोधी कानून होगा पूरे देश का। अरे वो तो समय बताएगा कि तगड़ा होगा क्या होगा, वो तो समय बताएगा। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो इसमें खामियां हैं उससे तो दूर करिए, जिससे बच्चे में डर ना रहे, भय ना रहे। अपनी कंप्लेन अगर किसी की है वो बेपाक होकर आगे आए और अपनी कंप्लेन कर सके, ऐसा इसमें प्रावधान हो। और आप नकल जो माफिया है उनके खिलाफ नकल कसने का काम करें, तब हम जाके माने। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी में एक और आप कह रहे थे कि बाहर के राज्यों का ज़्यादा घुसाया जा रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो हैं ये उत्तराखंड के मूल निवासी को ही मिलना चाहिए। देखिए हम भी यही मानते थे और कागजों में भी यही है। अच्छा, कि उत्तराखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी में यहीं के जो लोकल लोग हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी और उनको ही ये पद भरे जाएंगे। अब अभी हाल ही में जो फार्मासिस्ट की भर्ती हो रही है जी, उसमें देखिए राजस्थान के लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, ग्रुप सी का पद है। अच्छा, तो किस आधार पर आ रहे हैं? हाईकोर्ट ने उनको मान्य ठहरा दिया कि भरेंगे, किस आधार पे? ये समीकरण कौन बिगाड़ रहा है, ये कौन कर रहा है?
और ग्रुप डी की जहाँ तक मैं बात करूँ, ग्रुप डी में एक तो ये और जो एजेंसियाँ हैं, बैकडोर एजेंसी जो करते हैं, इससे अगर पूरा डाटा निकाल लिया प्रदेश भर का कि ग्रुप डी के जो हमारे कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों की लिस्ट दी जाए और उनका स्थायी पता दिया जाए। अच्छा। तो मैं कह सकता हूं कि 40-50%, 60% लोग ऐसे हैं जो ग्रुप 4 में कोई ड्राइवर है, कोई स्वीपर है, कोई कुछ है, वो सारे बाहर के लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो इतनी रोजगार जो मिल नहीं रहा लोगों को, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ के लोग दिल्ली होटलों में जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो और बाहर के लोगों को यहाँ सरकारी मतलब आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी में इन्हें नौकरी दी जा रही है। यहाँ तब ये कारगर साबित हो सकता है, यहाँ का युवा यदि लड़े, यहाँ के लोग यदि लड़े कि ग्रुप डी ग्रुप सी में तो बिल्कुल हम बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे, परंतु ग्रुप बी में भी ऐसा सिलेबस यहाँ रखेंगे या ऐसी चीज़ें रखेंगे और ऐसा परसेंटेज रख देंगे कि यहाँ जिससे कि यहाँ के लोगों को ही फ़ायदा मिले, तो वो लड़ाई लंबी है, वो लड़नी पड़ेगी। जब आप जेल गए थे ये 8-9 फरवरी की बात, तो आप पे मतलब कई सारे मुकदमे थे, तो आप पे 307 भी लगी हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये किस बेसिस पे लगाएगी? ये तो सरकार जाने या पुलिस जाने, या तो इन्हें 307 का मतलब नहीं है पता, और अगर मतलब पता है इन्हें तो क्यों लगा रहे थे फिर ये जाने। अब 307 का मतलब क्या है? हम बैठे हुए हैं, हमने पत्थर नहीं फेंके हैं। 307 में तो ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारते हो, मारने के उपरांत वो व्यक्ति अधमरा हो जाता है, तब 307 लगनी है। परंतु हमने ना किसी को छुआ, हमने ना किसी को मारा, 307 आप किस बेस पे लगा रहे थे? ये शासन प्रशासन के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो जिनका जुड़ाव, जिनकी कड़ी माफिया तंत्र से जुड़ी हुई है, जिनके हम गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं, वो लोग षड्यंत्रकारी बने हुए हैं। षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के हम पे मुकदमे कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत और भी मुकदमे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, परंतु समय उनको बेहतर जवाब देगा, हमें ये उम्मीद है। बॉबी भाई, प्रदेश में और जो ये है माफिया चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल माफिया है, और इसमें मतलब नेता से लेके सफ़ेद पोश से लेके अधिकारी सब जुड़े हुए हैं, तो आपको कभी मतलब ऐसा डर लगता है कि मतलब जान का या फिर ऐसा कुछ? देखिए, अगर हमारा टकराव इतने बड़े बड़े माफियाओं से है, इस तंत्र से हैं जो तंत्र भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था, उस तंत्र से हम टकरा रहे हैं, पूरे सत्ता से टकरा रहे हैं। देखिए, डर तो है और डर होना भी लाजमी है, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि इस डर के लिए सरकार ने क्या करा? आपने सिक्योरिटी भी मांगी थी? देखिए, हमने सिक्योरिटी क्या मांगी थी? पूरी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं वो। क्या तुम्हें कभी धमकी आई है? अच्छा, तब आप लिख के दे दो, वो नंबर बता दो किससे धमकी आई, क्या है। अरे ये डिजिटल इंडिया है, अगर हम किसी को आज धमकी देंगे फ़ोन में, वो रिकॉर्ड में निकल जाएगा। मैसेज में धमकी देंगे और रिकॉर्ड में निकल जाएगा। तो कौन इतना मूर्ख होगा कि हमें धमकी देगा कि बॉबी पवार तुम्हें अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर देंगे? तो कौन ऐसे लोग हैं? जिसको करना होगा वो आके सीधे आएगा और करके चला जाएगा। तो वही है ना, इनका सिस्टम तो है, परंतु पुराने उस पे चल रहा है, ढर्रे पे। तो डर भी लगता ही होगा कई बार? डर लगता है, पर जहाँ पर हम सही है वहाँ पर हमें क्यों डर लगेगा? हमें डरने की बात कोई ऐसी बात नहीं है। और हाँ, आज हमें खुशी भी इस बात की होती है कि हमने शायद इतना कुछ कर दिया है अब, मतलब कि जो हमने अगर जन्म लिया है तो जो हम पर जो भार था वो हमने काफ़ी हद तक उतार दिया कि हम आकर कुछ कर गए हैं। मातृभूमि का? बिल्कुल जी। धमकियाँ भी मिलती? देखिए, शुरुआती दौर में कमेंटों के माध्यम से इस तरीके से हुई थी। एक बार व्हाट्सएप पे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में बातें चल रही थी और हमने उसमें लिख दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाँ, मुख्यमंत्री है चोर। भाई, अच्छा। जांच, उस दौरान जांच के आदेश नहीं हुए थे। अच्छा। हमने कहा मुख्यमंत्री चोर है, इसलिए जांच के आदेश नहीं कर रहे हैं। अब उसमें उनके चेले चपाटे रहते होंगे, उन्होंने मुझे पर्सनल ग्रुप से आकर पर्सनल मैसेज पे आ गए कि आपने मुख्यमंत्री के लिए चोर कैसे कह दिया। अच्छा। मैंने उन्हें भी कहा कि मुख्यमंत्री है चोर, अगर जांच के आदेश नहीं दे रहे हैं तो है चोर। और उन्होंने कहा कि बॉबी पवार बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? कि पता चल जाएगा। अच्छा। मैंने कहा पता क्या? आप बोले कि परसों पता चल जाएगा। अच्छा। इस प्रकार क्या, मैंने उसका प्रिंट लिया, मैंने पीसी करी, और जब उसका डाटा निकाला गया तो उस लड़के का एक फोटो ये पूर्व कैबिनेट मंत्री इतेश्वरानंद जी के साथ था। अच्छा। तो हमने वो मीडिया में रखा, भाई ये है, अंदर के ही लोग हैं जो करना चाह रहे हैं, धमकियाँ देना चाह रहे हैं।
फिर उसके बाद भले ही उनका फ़ोन आ गया था उस लड़के का कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैंने कहा मकसद नहीं था, तुम ना मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हो ना उनके निजी सचिव हो जो तुम हमें पर्सनल मैसेज पे आके धमकी दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हाँ, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ पर हमें गलत लगेगा हम गलत बोलेंगे, जहाँ सही लगेगा हम सही बोलेंगे। पैसे ऑफर होते हैं आपको कई बार? देखिए पैसे ऑफर तो होता है जब बड़े जब चीज़ें आती है। आप कह रहे हो करोड़ों का चल रहा है तो आपको मैनेज करने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। अच्छा। ये एकदम से सामने नहीं आते हैं। हाँ। ये पहले देखते हैं। देखिए मार्केट में वो पहले देखते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है, किसकी क्या वैल्यू है, कितने में मैनेज हो सकता है, क्या हो सकता है जी, क्या वैल्यू है। जहाँ पर उन्हें लगता है कि इसकी वैल्यू ये है, फिट बैठी है, तो वहाँ पर वो बात करना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत जगह से फ़ोन करवाइए, बहुत से प्रकरणों में। अच्छा। जब हमने भ्रष्टाचार उजागर किए, कुछ इधर के भ्रष्टाचार, कुछ और भ्रष्टाचार जब उजागर किए, अलग अलग लोगों से फ़ोन करवाएंगे। अच्छा। अलग अलग लोगों से बोला गया कि यार बैठ के बात करें, या ऐसा है वैसा है, बहुत सी चीज़ें। तो मतलब उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू करी थी मैनेज वाली। पर अगर हमारी कीमत ही नहीं है, समस्या ये है कि मैनेज वो लोग होते हैं कि जिनकी कीमत तय होती है कि अगर इनकी 50 करोड़ कीमत है तो ठीक है, उसकी 100 करोड़ है कीमत है, ठीक है। पर जिसकी कोई कीमत नहीं होगी उसे कैसे खरीद लोगे जी। समस्या उनके आगे तो ये समस्या थी कि उन्हें कीमत पता ही नहीं चली कि कीमत क्या है। आपको ऑफर कितने के गए थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए डायरेक्ट ऑफर की बात नहीं होती ऐसे मामला। अगर वो डायरेक्ट आते तो हम पूरा चिट्ठा खोल के सामने रख देते। अच्छा अच्छा। परंतु उन्होंने कोशिश की है। हाँ। कई लोगों से फ़ोन करवाए, कई अधिकारियों से फ़ोन करवाए, कई हमारे जानने वालों से फ़ोन करवाए, कई नेताओं से फ़ोन करवाए, जिन नेताओं के साथ हमारा कभी उठना बैठना है। अच्छा अच्छा। उन नेताओं से फ़ोन करवाए। हाँ। तो अनुमान लगा सकते हैं कि करना क्या चाह रहे थे। जी जी जी। नेताओं से हो गया तो आपका कभी भविष्य में राजनीति में आने का विचार है क्या? देखिए जो ये सिस्टम की लड़ाई है, इस सिस्टम को साफ करने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है जी, इस सिस्टम को साफ करने के लिए पहले छोटे स्तर पर लड़ाई लड़ी, फिर इसको हमने स्तर बढ़ाया है जी। अभी भी सिस्टम नहीं सुधरा तो ठीक है, जहाँ तक भी जाना पड़े। अगर इस गंदगी को हम साफ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जो गंदगी है जी, जो गंदा नाला बह रहा है, अगर नाले के अंदर भी जाना पड़े उस सफाई को, उस नाले को साफ करने के लिए, तो हम जाएंगे। जो भी कोशिशें करनी पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, सिस्टम को ठीक करना है। सिस्टम अगर सिस्टम से बाहर रह के ठीक होगा तो सिस्टम को ठीक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी कि सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को ठीक करना, तो सिस्टम के अंदर भी जाएंगे। मतलब आप जल्द ही चुनाव के मैदान में भी दिखाई देने नहीं, देखते हैं चुनाव का मैदान है क्या है। अगर सिस्टम को ठीक करने का, देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तरीका ही है। मतलब बढ़ने के साथ साथ हमें अनुभव ले रहे हैं जी। हम पहले सोचते थे कि ज्ञापन देके सॉल्यूशन हो जाता है, फिर कोई काम नहीं होता था, फिर हमने सोचा आंदोलन करके होता है, फिर आंदोलन करके बात नहीं बन रही है, सोचा मीटिंग करके होती है, मीटिंग करके कोई बात नहीं बन रही, तो हम तो अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अनुभव ले रहे हैं। अब जिस दिन ये लग जाएगा कि सिस्टम के अंदर जाके उस पद पर बैठकर ही, या विधानसभा के अंदर बैठकर ही, या संसद के अंदर बैठकर ही हम सिस्टम को साफ कर सकते हैं, तो हमारा रास्ता हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को साफ करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब जब आपके पास भी पावर आएगी तभी आप इस चीज़ को बिल्कुल दूर कर सकते हैं कि जब युवाओं के हाथ में पावर, और आप तो पूरे प्रदेश के युवाओं का नेतृत्व एक तरह से। बिल्कुल देखिए, और जो जनादेश होगा, फिर अगर युवा चाहेगा, जनता चाहेगी, अभिभावक चाहेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बच्चों की बात करे, युवाओं की बात करें, हमारी बात करें, तो अगर सिस्टम के अंदर घुसना पड़े तो सिस्टम को साफ करने के लिए अगर वहाँ भी जाना पड़े, जाएंगे। आप जौनसार क्षेत्र से आते हैं जी, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी जौनसार क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, अभी भी है मतलब ना, तो इसके क्या कारण है आपके हिसाब से? देखिए जौनसार क्षेत्र जो है, राजनीति भी उतनी, क्योंकि राजनीति इतना रिप्रेजेंटेशन है नहीं वहाँ से, तो क्या ये भी कारण रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्र है और बिल्कुल अपने जो वहाँ की संस्कृति है वो बहुत रीच है, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत रीच है जी। लोगों ने, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में इतना पलायन हो गया है, पर जौनसार में पलायन नामात्र है जी जी। हुआ है पलायन, जो हुआ है कोई नौकरी के मकसद से कोई आया है, तो वो तो जो पलायन है वो अभी भी जौनसार में बहुत नामात्र है जी। अब आप कह रहे हैं कि क्षेत्र पिछड़ा है, हाँ देखिए जनजातीय क्षेत्र है, लोग
वहाँ पर शुरुआती दौर में ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ पाए हैं। अच्छा। ज़्यादा नौकरी के उससे नहीं जुड़ा है, पर अभी कुछ वर्षों पहले तक हम जाएं, अगर कुछ सड़कों की भी काफ़ी कमी है। हाँ, 10-20 वर्षों पहले जाएं तो जौनसार क्षेत्र से काफ़ी लोगों ने तरक्की की है। नौकरी के क्षेत्र में हो, मैं कई लोगों को जानता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जौनसार के क्षेत्र से हमारे लोग हैं और उन लोगों ने तरक्की की है। और आज उनके उसमें जो गांव में भी बैठा हुआ, उनके जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सामूहिक परिवार है। एक एक परिवार में 20-20, 40-40, 50-50, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट। जॉइंट फैमिली का हमारा एक दोस्त है वहाँ का, मोहित। हाँ, तो वो बोलता है कि कोई भी आता है तो बोलता है कि मेरा भाई है। कि तो पहले मैं कंफ्यूज हो जाता था कि हर कोई जौनसार से कोई भी व्यक्ति आता है इसका भाई होता है। तो करीब 40-50 लोग उसे मिला चुका है, वो सबको बोलता है भाई है। खुद के परिवार में 24-25 लोग हैं, पूरी बड़ी जॉइंट फैमिली, और एक ही चूल्हे पे खाना बनेगा। अच्छा। तो मैं जो राज है ना सफल होने का, पहले जो दिखता था कि जौनसार बैकवर्ड इलाका है वो है, अगर उस जॉइंट फैमिली से कोई भी एक अधिकारी लेवल पे अच्छे पद पर चला गया, कोई भी किसी अच्छे पद पर चला गया, तो उसका असर पीछे तक के जनरेशन में जाता है, पूरे परिवार के, उसमें पूरे गांव समाज में पूरा जो खत होता है, जो पट्टी होती है, वहाँ तक पूरे उसमें जाता है, लोग वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जौनसार को जो कहते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र है या वो है, वो कहना थोड़ा वो है कि लोग है जागरूक है, अपने संस्कृति से प्यार है, लोगों को अपने कल्चर से प्यार है, इसलिए वहाँ लोग जुड़े हुए हैं और अपने वहाँ की जो जमीन जड़ों को नहीं छोड़ना चाहते। नहीं छोड़ना चाहते। तो उसे पिछड़ा कहना सही नहीं होगा। हाँ, मतलब पिछड़ा कहना सही नहीं। हाँ, परिस्थितियाँ जरूर विषम है वहाँ। अगर जनजाति क्षेत्र का दर्जा मिला है तो वो वास्तव में सही है, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विषम है। कई जगह भी सड़कों का जाल नहीं फैला हुआ है। कई गांव अभी ऐसे भी होंगे जहाँ पर लाइट का वो पहुंचा नहीं होगा। हाँ, लाइट सड़क कई जगह अभी भी नहीं पहुंचा। पानी का है, वो चीजें सारी है। तो धीरे धीरे सब चीजें पहुंच रही है, परंतु वहाँ एक व्यक्ति बता रहा था कि वहाँ मतलब एक उनका निकटतम पेट्रोल पंप 50-60 किलोमीटर दूर है। मैं कह रहा हूँ ना, मेन चक्राता में पेट्रोल पंप नहीं है। हाँ, आप अगर कालसी से चढ़ोगे तो कालसी पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, चक्राता में नहीं है। चक्राता साहब त्यूनी वाले रूट पे जाओगे तो चक्राता कालसी से चक्राता मान लो 50 किलोमीटर, बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। वहाँ से 80-90 किलोमीटर त्यूनी है, उस बीच भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर उस रास्ते से आप लाखा मंडल जाओ तो उस बीच भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मतलब हाँ, ये जो विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ, ये जरूर वहाँ के लोगों को वो करती है कि थोड़ा कठिनाइयों के उससे वो करती है। परंतु मैं जिस प्रकार से कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोग जो ईमानदारी जो लोग हैं और अपने लोगों से जो लगाव है, अपने संस्कृति, ये सब, ये उसमें बड़ा रीच, मतलब ये कल्चर से तो बहुत जुड़े हुए हैं आपके यहाँ के लोग। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। तो अब ये मतलब आपने बड़े बड़े आंदोलन करिए, बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया, अपने युवाओं को जगा दिया, लेकिन प्रदेशवासी जानना चाहते हैं कि बॉबी पवार शादी कब कर रहे हैं? देखिए, शादी का तो ऐसा है कि देखो, ऊपर वाला जब जन्म देता है ना तो वो जोड़ी बनाकर भेजता है। मैंने ऐसा सुना है हमने। अच्छा, बन चुकी होगी आपके। अब बन चुकी होगी, वो है कहाँ पर या कौन है, वो जिस दिन मिल जाएगी या जिस दिन संजोग होगा कि हाँ आज की डेट में आपकी शादी होना। मैं तो ये कहता हूँ कि ऊपर वाले के बिना एक भी पत्ता तक नहीं हिलता है। अच्छा। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि ऊपर वाले के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जिस दिन लिखा होगा किस्मत में कि आज की डेट में इस मुहूर्त पे बॉबी पवार की शादी होनी है और इस लड़की से होनी है, तो उस दिन होकर रहेगी। उस दिन खैर पूरे प्रदेश को पता चल जाएगा। हाँ, कोई भी मतलब कोई भी शक्ति उससे नहीं टाल सकती है ना, जो लिखा होगा किस्मत में। तो ये है। ठीक। तो अभी मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, तो वहाँ की आपकी मैंने फिर देखा कि आज तो बॉबी पवार का इंटरव्यू होने वाला, लेकिन अखबार में मेरे को कटिंग आई कि बॉबी पवार पे भी किसी अधिकारी को धमकाने का आरोप लगाया। क्या सही में धमकाया आपने उनको? अरे देखिए, बॉबी पवार को खुद लोग धमका रहे हैं, हम किसको क्या धमकाएं। अब सुनिए, अब वही स्थिति हो गई ना, आपने और हमने बीच में अभी ये बात की थी कि कोई लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर बोलते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा। ये कोई तरीका नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बीच में हमने एक बार 16 नवंबर को एक पीसी की थी, वो पीसी तो आधी अधूरी हुई थी। उसके बाद जब हमने 2-4 महीने बाद, जब 3 महीने बाद पीसी की, तो उसमें हमने एक मामला उठाया था जनजातीय कल्याण निदेशालय का। उसमें जो डायरेक्टर के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो सीएम के जॉइंट सेक्रेटरी है। अच्छा। वो सचिवालय संपर्क का व्यक्ति है। उस पद के अगर मानक देखे जाए, जो निदेशक का पद है उसके लिए मानक रखे गए हैं, या तो वो आईएएस कैडर का व्यक्ति हो, या फिर उसके बाद
पीसीएस जो वरिष्ठ पीसीएस संवर्ग का व्यक्ति हो, वो दोनों मानक पूरे नहीं करता। सचिवालय संवर्ग का व्यक्ति डायरेक्टर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि सीएम का लंगोटियार है, सीएम का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। अब उसने जो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को बिठाया है, जो पत्नी के बीच में, अगर आपने सुना होगा, पत्नी के लेटर पर मुख्यमंत्री धामी ने 5400 पे ग्रेड की नौकरी दे दी है, आईएएस की सैलरी की नौकरी। बिल्कुल। तो वो जो राजीव कुमार सोलंकी था, उसकी पत्नी कविता सोलंकी, जो आप कह रहे हैं कि आपके मुकदमा लिखाया गया, वो कविता सोलंकी द्वारा लिखाया गया है कि बॉबी कुमार के द्वारा वो फैलाया जा रहा है और हमारे मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और धमकाया भी है। तो हम तो कह रहे हैं पुलिस को, पूरा सिस्टम तुम्हारे पास है, तुम जांच करके देख लो कब हमने धमकी दी, फोन करके धमकी दी, मैसेज में धमकी दी, या जहाँ पर तुम बता रहे हो घटना स्थल, वहाँ आकर गाड़ी रोककर धमकी दी, तो उसकी जांच करें। जांच में अगर हम दोषी पाए जाते हैं, हमें सजा मिले, और अगर दोषी नहीं पाए जाते तो उनके खिलाफ मुकदमा हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। परंतु अगर आपने, आपके लेटर से मुख्यमंत्री ने 5400 की ग्रेड पे की नौकरी आपके पति को दी है, उसके साक्ष्य हैं हमारे पास, वो तो कोई झुटलाने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो एक परेशान करने वाली बात है, ये तो परेशान करने वाली बात है कि इनके जो आका बैठे हुए ऊपर, वो कह रहे हैं कि कोई बॉबी कुमार पे तुम भी मुकदमा कर दो, तुम भी कर दो, तुम भी कर दो। चारों तरफ से ये दबाव बना, आपके खिलाफ षड्यंत्र होते, षड्यंत्र हो रहा है। पर मैं उन षड्यंत्रकारियों को बताना चाहता हूँ, उन षड्यंत्रकारियों के आकाओं को बताना चाहता हूँ कि अभी तो सूरज ढला भी नहीं है, अभी तो सूरज ढला भी नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। अच्छा, अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। अरे वाह, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं सत्ताधीश लोग, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं सत्ताधीश लोग। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। अरे बढ़िया, ये आपने खुद लिखा? ये मैंने 2-3 साल पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था अपनी फोटो के साथ। तो लिखते भी हैं आप? मतलब कभी कभी बचपन में मैं लिखता था, जब मैं 9, 10, 11, 12 में था, तो मैं जैसे खाली होते थे तो मैं लिखता था। परंतु जब इंटर के बाद जब बहुत व्यस्तता होने लगी और आंदोलन में तो इतनी व्यस्तता होने लगी, तो लिखने का वो छूट ही गया है। पर मुझे शायरी करने का बहुत शौक है, और जब भी कुछ है शायरी पढ़ने का बड़ा शौक है, और यूट्यूब में मैं शायरी जैसे सुनता हूँ तो मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ का। तो अक्सर शायराना लोग ही ज़्यादा बड़े क्रांतिकारी होते हैं। नहीं, क्रांतिकारी तो देखिए, वो तो अब क्या बताएं, वो खून में है कि हम गलत अगर देख नहीं सकते, गलत सह नहीं सकते हैं, तो क्रांतिकारी आसपास अपने आपके जानने वालों से आपकी प्रेरणा मिली, या फिर कोई और है आपका प्रेरणा स्रोत इस आपके इस एटीट्यूड के लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब भी हमने कोई किताबें पढ़ी होगी, वो चाहे स्कूलिंग टाइम पे, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही हाई स्कूल हो गया था, तो 11th में जब एडमिशन लिया, तो मेरे घर वाले चाह रहे थे, मेरे पिताजी खुद चाह रहे थे पीसीएम लें और तैयारी करें। मुझे घर से पीसीएम के लिए फीस दी गई कि एडमिशन करवा कर और पीसीएम लेना है। अच्छा, मुझे फीस घर से, क्योंकि फीस आर्ट की कम थी, पीसीएम की ज़्यादा थी। अच्छा। तो मुझे फीस घर से दी कि पीसीएम, और मैं उस फीस में से आर्ट वाली फीस जमा करके आया। अच्छा। और फिर घर गया तो पूछा, तो मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। अच्छा, कि तुमने किस हिसाब से, जब तुम्हें बोला था पीसीएम। देखिए, बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चा चाहता क्या है उसे करने दो, उसे स्वतंत्र, उसमें ज़्यादा वो प्रगति कर सकता है। तो उस समय हुआ तो मेरा 11वीं से लेकर पॉलिटिकल साइंस रहा है। अच्छा। ज्योग्राफी रहा है, तो ये सब्जेक्ट मेरे पास रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने स्कूल टाइम से ही बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ा है। किस महापुरुष से सबसे ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं? हीरो कौन है आपके? मैं ये कहता हूँ ना, जब हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा, तो जब उनके बारे में पढ़ा, जो वो व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपनी माँ तक को नहीं बताया था कि मतलब कि वो एक देश के जो वो है प्रधानमंत्री हैं, और वो रेल मंत्री भी रहे पहले। तो एक सभा में जब वो जाते हैं, तो उनकी माँ वहाँ पर पूछती है लोगों से कि आपने लाल बहादुर को देखा? तो लोग उन्हें पागल समझने लगे, या वो कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा है। तो उन्होंने यहाँ तक नहीं बताया था। और ये आप देखिए, एक नेता का स्तर क्या होता है, एक नेता की सोच क्या होती है, एक नेता की जिम्मेदारी क्या होती है, उन्होंने तब साबित किया था जब रेल दुर्घटना हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था, जबकि उन्होंने नहीं करी, वो नहीं चला रहे थे, या उनकी गलती से नहीं हुई, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो ऐसे नेता हमारे प्रेरणा स्रोत है, ऐसे नेताओं को हम पढ़ते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो भारत की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति। समाज का धीरे धीरे
जो डिक्लाइन बिल्कुल, हो रहा है इसी बिल्कुल। वजह से हो रहा है इसी वजह क्योंकि से इनके हो रहा हीरोज अच्छे नहीं है। बिल्कुल अब हीरोज, अब यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को उनको बिल्कुल। बुलाया जाएगा तो बिल्कुल। समाज का व्यवहार भी उसी तरह से होएगा। फिर हमने हमारे यहाँ से वीर केसरी चंद जी है, हाँ, आपके हमने जौनसार से। जब थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ा केसरी चंद जी कौन थे, जी। कैसे आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। एक दूर दराज एक जनजातीय क्षेत्र के एक छोटे से गांव से निकलकर वो आए और उन्होंने संघर्ष, मतलब देखिए, जी। तो उन लोगों से हम बड़े प्रभावित हुए। एक नंतराम नेगी जी हमारे यहाँ से हैं, हाँ, अनंतनाग। आपने अगर नाम सुना हो तो बड़े मतलब वीर थे, जी। जो मुगलों की सेना को वापस कर दिया था। जब सिरमौर क्षेत्र में जो आक्रमण हुआ तो वहाँ पर उन्होंने नेतृत्व करते हुए सिरमौर की तरफ से मुगल की लाखों की सेना को वापस कर दिया। तो ऐसे हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, देखिए, जी, है ना। हाँ। फिर श्रीदेव सुमन जी आप देखिए, जी। तो हमारे सारे आइडियल हैं और हम इनको देखकर मतलब काफ़ी कुछ सीखते हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए इंसान का कि कोई अगर है आपका आइडियल, उससे देखकर उसके बारे में पढ़ लिया, सोच लिया, ठीक है। उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को अगर आपने अपने अंदर समाहित कर लिया, जी। अपने अंदर उतार लिया, तो मुझे लगता है कि फिर वो उद्धार हो जाएगा जीवन का। वही है। फिल्में भी देखते हैं आप? बिल्कुल देखता हूँ, कौन सी फिल्में फिल्म? देखना बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा साउथ की मूवियाँ ज़्यादा देखता हूँ। KGF आपकी फेवरेट फिल्म होगी? नहीं, KGF तो नहीं है। मैं बड़ी बात यह है कि मैं फिल्में देखता हूँ और मुझे फिल्मों के नाम याद नहीं रहते हैं ज़्यादा। अच्छा। KGF मैंने देखी है, अल्लू अर्जुन की देखी है ना, पर मैं जो वो साउथ वाली मूवियाँ जब देखता हूँ उसमें जो चीज़ें चलती है, क्या वो, उससे बड़ा माइंड खुल जाता है। क्या मैसेजेस दिए जाते हैं? पूरा देखो। परिवार, हाँ, 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 तो वही है ना, फिल्मों में पूरा देख सकते हैं। पर जैसे बॉलीवुड में भी देखा जाए, जैसे 3 इडियट्स देख लीजिए, कितनी अच्छी फिल्म क्या बनाई प्रहार करती है वो, है ना, क्या मतलब। बिल्कुल। स्वदेश देखी है आपने? स्वदेश शाहरुख खान वाली, जिसमें वापस आते हैं अपने को, एक अच्छी मूवी है, आप देखना। देखी, अगर देखी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मूवी के ज़्यादा नाम याद नहीं रहते हैं। अच्छा, लेकिन आपको प्लॉट और पर मैं अंदर मूवी जब भी टाइम लगता है मैं जरूर देखता हूँ। मूवी में जरूर देखता हूँ। क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं? क्रिकेट बहुत फेवरेट मतलब गेम रहा है और अच्छा। मैं देखता हूँ। हाँ। अगर IPL तो चलो देखते ही हैं, अगर कोई सा भी मैच चल रहा हो, वनडे भी अगर समय लगा तो मैं जरूर देखता हूँ। और हम खुद स्कूल टाइम से क्रिकेट बहुत खेलते थे। व्यस्तता होने के कारण बाद में क्रिकेट नहीं खेल पाए, परंतु क्रिकेट इतना मेरा फेवरेट है कि मैं जब यहाँ आया था 2014 के बाद 15 में, तो मेरे फेवरेट प्लेयर MS धोनी रहे। अच्छा। और MS धोनी कैप्टन रहे, कूल। हाँ, कैप्टन कूल। तो IPL मोहाली में होना था। अच्छा। तो मैं देहरादून से मोहाली IPL देखने सिर्फ इसलिए गया, धोनी को देखने गया। अच्छा, 2015 देखा आपने उन्होंने सही? 2015 में अच्छा, सिर्फ अच्छा। धोनी को देखने, हाँ। धोनी की बैटिंग देखने। हाँ। उस दिन पंजाब और चेन्नई का मैच था, तो पंजाब ने बहुत कम स्कोर किया था, 113-15 के आसपास। अच्छा। पर लास्ट में धोनी की बैटिंग आई थी, उन्होंने छक्के मार के ही उस दिन जिताया था, जो मैं चाह रहा था कि धोनी का हाँ। छक्का देखूं। अरे उनका तो सिग्नेचर मूव है, छक्का मार के जिताने उन्होंने वाला। उस दिन भी छक्के मार के ही जिताया आप भी था। जिताओगे कभी, मतलब उत्तराखंड में छक्का मार देखते के? हैं, आप, समय- आपका छक्का कब आ रहा है फिर वैसे वाला? देखते हैं। तो आप कह रहे थे कि लोकायुक्त की बात करें। लोकायुक्त क्या है? बिल्कुल, देखिए लोकायुक्त तो देखिए, लोकायुक्त की जो जिस लोकायुक्त के कारण दिल्ली में परिवर्तन हुआ, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल आए, केजरीवाल जी आ गए। उन्होंने कहा हम लोकायुक्त लाएंगे, हाँ। लोकपाल लाएंगे, उन्होंने लोकपाल बोला था, पूरी तरह से आ नहीं पाए। पर नहीं लाए ना वो। पर लोकायुक्त की जो पावर है, लोकायुक्त की जो शक्ति है, वो देखनी पड़ेगी। जी। अगर कुर्सी पर बैठा CM भी है, हाँ। अगर वो उसने भ्रष्टाचार करा है, तो लोकायुक्त के पास इतनी पावर है कि वो CM को बुलाकर अपने कटघरे में खड़ा कर सके कि आपने ये भ्रष्टाचार किया, इसका जवाब दे। लेकिन ऐसा कोई कानून तो कभी पारित ही नहीं हो पाएगा, इसको वो संसद में कैसे पारित होने देखिए, देंगे? मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। हमारे साउथ के किसी स्टेट में जी। अभी कुछ 5-6-7 महीने पहले लोकायुक्त है किसी स्टेट में, मैं अच्छा। भूल रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पर एक मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया, लोकायुक्त ने कटघरे में खड़ा कर दिया और उनसे जवाबदेही तय की कि क्यों ऐसा भ्रष्टाचार है, क्यों। तो मतलब लोकायुक्त की ऐसी पावर है, अगर भ्रष्टाचार की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई में अगर लोकायुक्त का हमारा मुद्दा साथ हो गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 77,000 करोड़ जो कर्जा है ना, जी। क्यों हो रहा है? लोकायुक्त का ऑफिस है, लोकायुक्त के ऑफिस में कर्मचारी भी है, और पता नहीं बहुत से कर्मचारी है, मुझे लग रहा है 15, 20, 25 कर्मचारी है, अच्छा। पर लोकायुक्त की नहीं है। अच्छा। तो फिर उन कर्मचारियों का क्या करना? जिस दिन लोकायुक्त बैठ जाएगा, मुझे लगता है कि देखो, भ्रष्टाचार को एकदम से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है अगर लोकायुक्त की नियुक्ति करें। 2017 में चुनावी मैनिफेस्टो में भाजपा का क्या था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। आप उठाकर देख लेना, उत्तराखंड में। अच्छा। आप उठाकर देख लेना, त्रिवेंद्र, हाँ, त्रिवेंद्र
सरकार जब त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री बने उस समय जो चुनावी कैंपेन चला उसमें लिखा था इन्होंने कि 100 दिन के अंदर उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। अच्छा। परंतु 5 साल वो भी गए, अभी के भी एक साल गया। हाँ। तो 100 दिन क्या पूरे हुए ही नहीं। अगर तुम सही हो, अगर पाक साफ हो तो आइए लोकायुक्त ले आइए और करिए। एक और मुद्दा भी आप बीच बीच में उठाते रहते हैं, भू कानून का, जी। कि भू कानून आना चाहिए उत्तराखंड में। कितना जरूरी है भू कानून आना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ जो ऑलरेडी हिमाचल में है, हिमाचल में है। हिमाचल की हालात देख लीजिए यहाँ की। आज 2 तारीख है, कल 1 तारीख थी, 1 अप्रैल जी, नया वित्तीय वर्ष जिसे हम मानते हैं, अप्रैल फूल्स डे। हाँ, नया वित्तीय वर्ष भी मानते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में शराब सस्ती कर दी, अच्छा। दवाइयाँ महंगी कर दी, अच्छा। किताबें महंगी कर दी। अच्छा। बगल के स्टेट में जाओ, हिमाचल में 1 तारीख से क्या हुआ, दारू महंगी कर दी और किताबें सस्ती कर दी और दूध के रेट कम कर दिए शायद हिमाचल में। तो मतलब दोनों राज्य पर्वतीय राज्य हैं और अलग अलग चीज़ें चल रही है। हिमाचल तो बहुत आगे है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा भू कानून क्यों जरूरी है। आप देखोगे भू माफियाओं का तंत्र कितना फैला हुआ है। वो जंगल के बीच में राजपुर रोड पे कौन सा होटल है वो, मैं नाम भूल रहा हूँ। जंगल के बीच में होटल कैसे बन गया? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं कौन सा है। तो हो कैसा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे लोग हैं यहाँ पर कुछ करना चाह रहे हैं, अपने करने के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो बाहर का लोग है वो तो बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे ये सारा राज है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर अपनी धौंस जमा रहे हैं, यहाँ के लोग उस धौंस के कारण डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उत्तराखंड का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, एक चक्राता को देखा जाए, वहाँ पर जब 371 धारा 371 लागू है, वहाँ तो कोई बाहर का व्यक्ति 371 है, वहाँ तो बाहर का व्यक्ति कोई जमीन नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ तो बाहर का व्यक्ति कोई जमीन नहीं ले सकता। अच्छा, मुझे अभी पता चली है बात। तो भू कानून क्या करना है, ऐसा कर दो कि भाई एक आप अध्यादेश लाइए, उस अध्यादेश में कानून बनाइए, उसे पारित करिए कि उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र में जो 371 है वो पूरे उत्तराखंड में लागू होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। बात खत्म। भू कानून की जरूरत भी नहीं है, वही कानून बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। चोपता में तो सब दिल्ली वालों के हैं, परंतु मिल कहाँ रहा है अधिकार हमें? हाँ। नहीं मिल रहा ना। चोपता जाओगे आप तो वहाँ दिल्ली वालों के हैं पूरे सब। हमारे जंगल है जी, उसकी सुरक्षा हमने की, बचपन से हम लगे हैं, खून बहाया हमने, मतलब अपने राज्य बनाने के लिए। और पानी है, पानी बहता हुआ कहाँ जा रहा है, पर पानी का कुछ हमें मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। वो डैम बनाया 85% तो यूपी माटी बेटी की लड़ाई है हमारी, पर वो कुछ नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो जंगल है हमारे कैसे कट रहे हैं, धड़ाधड़ कट रहे हैं, और कहाँ जा रहा है पता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जल जंगल ज़मीन जो ये लड़ाई है ना, अगर इसमें लड़ लिया तो इसमें ही इतने रोज़गार हमें मिल जाएंगे कि हमारे युवाओं को बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। परंतु यहाँ की सरकारों ने कभी ये सोचा नहीं है। सरकार गूंगी और बेचे जा रही है। देखिए टिहरी डैम इतना बड़ा डैम हुआ बना है, बन गया है, ठीक है। पहले तो शुरू में विरोध करना चाहिए था कि इतना बड़ा डैम बने ना, छोटे छोटे डैम बनाते जो ज़्यादा बेहतर होगा। पूरा शहर डूबने के साथ कितने गांव डूबे हैं, सैकड़ों गांव डूबे हैं, वो अलग है। पर सब कुछ होने के बाद चलो डूब गया, वो भी मान लिया। अब जो बार बार हर साल जो आपदाएं झेल रहा है उत्तराखंड, वो किस क्या कारण है? वही कारण है, वही कारण है। पर उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद रॉयल्टी जो मिलती है 12% उत्तराखंड को टिहरी डैम से, क्या रॉयल्टी के लिए बनाया था? हमारा उस डैम पर अधिकार है। उस डैम में यदि मछली पालन का भी टेंडर डल रहा है तो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। उस डैम में यदि बोटिंग का भी जो मिल रहा है तो हमारे लोगों को मिलना चाहिए। उस डैम में कुछ भी हो रहा है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। वो जो जिस कंपनी ने वहाँ पर जो इन्वेस्ट किया था कई हजार करोड़, वो वो कब से उन्होंने रिकवर कर लिया, कब से? और तुम हमें रॉयल्टी दे रहे हो। वो अधिकार हमारे पास होना चाहिए। हमारे शहर डूबे, हमें हमारे गांव डूबे, और अभी भी वर्तमान में हम हर साल आपदाएं झेल रहे हैं उस चीज के कारण। तो उसमें हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमें रॉयल्टी नहीं चाहिए, हमारी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, उत्तराखंड की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिस दिन हिस्सेदारी होना शुरू हो गई अपने बिजली पर, अपने पानी पर, मैं कहता हूँ ये 77,000 करोड़ का जो वो है कर्ज है, ये तो 1 साल में ही खत्म हो जाएगा।
परंतु क्यों नेता नहीं चाहेंगे? नेता नहीं मरेंगे भूखे। नेताओं को पता हमने तो अपने करोड़ों कमा लिए हैं। हमारे जौनसार में देखिए कि पन्ना लाल एक्ट के तहत हमें वहाँ पर जंगल से सूखी लकड़ी लाने की छूट है, वहाँ से पत्थर लाने की छूट है जी। वहाँ सर तमाम हमारी वो है। तो उत्तराखंड जो राज्य है जी जी, अगर आप कह रहे हैं कि भौगोलिक आधार पे अलग हुआ है उत्तराखंड, तो भौगोलिक आधार पे भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है उस आधार पर यहाँ फायदे भी तो दें। जी जी। जहाँ पर हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वहाँ पर तुम रॉयल्टी दे रहे हो, तो ये कौन सा तरीका है? हाँ, अगर कभी भविष्य में मौका मिला तो ज़रूर हम ये रॉयल्टी को हिस्सेदारी में कन्वर्ट करेंगे और राज्य को फ़ायदा पहुँचाएंगे। जी। तो बॉबी भाई आपने सही में बहुत अच्छे आंदोलन भी किए, उसके लिए मैं पहले तो आप खुद से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, और बाकी जो प्रदेश के युवा तो करते ही हैं, और बाकी आपने भी अच्छे काम किए। और लास्ट में आप पॉडकास्ट पे आए, तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए, और आपने जो ये शुरू किया है जी, भेजीबुला बातचीत ही हो रही है हम लोग। हाँ, भेजीबुला बातचीत, तो ये मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम भी चाहेंगे, हम शुभकामनाएं देंगे आपको और प्रदेश के युवाओं से भी कहेंगे कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। देखिए, हमारा कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, किसी का संगीत हो सकता है, किसी का जर्नलिस्ट हो सकता है, किसी का नेतागिरी हो सकता है, किसी का सोशल वर्क हो सकता है, पर अगर कोई अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो मैं तो यही समाज को, यही पूरे उत्तराखंड वासियों को यही कहूँगा कि उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसका हाथ खींचा जाए, उसे पीछे करने के लिए उसकी टांग ना खींची जाए। जी, तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा। बाकी बहुत अच्छा लगा जी, आपको और कुछ बातचीत? धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो, ओके। ओहो, चलो लौंडा कर दो।